नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश मोतीलाल स्टूडियो में। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आशीषा और दिल्ली स्टूडियो से हैं डिम्पी कालरा। आज बहुत ही अहम दिन है। आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आएगी। उम्मीदें पहले से ही हैं कि कम से कम 0.25% का रेट कट तो आएगा ही, लेकिन क्या आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा बाजार को सरप्राइज करेंगे और क्या वो आधे % का रेट कट देंगे? और मान लीजिए अगर रेट कट नहीं आता है तो बाजारों को इससे कितनी मायूसी होगी? ये तमाम चीजें आज फोकस में है। लेकिन एक जो चिंता है बाजार के लिए वो है फाइल्स की बिकवाली। कल भी बिकवाली का आंकड़ा है, हालांकि इंडेक्स ऑप्शंस में खरीदारी का आंकड़ा है। देखना होगा कि आज बाजार उसको कैसे लेता है। लेकिन ग्लोबल संकेत बाजार के लिए ठीक ठाक है, ना कोई निराशा है ना कोई उत्साह है। पूरी की पूरी नजरें होंगी आज क्रेडिट पॉलिसी पर। तो अगले 2.5 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हम पॉलिसी से जुड़ी पूरी कवरेज भी दिखाएंगे। 9:45 से कवरेज की विस्तृत शुरुआत हो जाएगी और देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट, मार्केट एक्सपर्ट, इंडस्ट्री लीडर्स, बैंकर्स, उनके साथ जोड़ के हम आरबीआई गवर्नर के मन को भी टटोलने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर उनकी तरफ से क्या कुछ हो सकता है। लेकिन पहले 4 संकेत लेकर आते हैं जो बाजार को आज दिशा देने का काम करते हैं। अमेरिकी बाजारों से शुरुआत करेंगे तो S&P नेस्डेक करीब आधे % ऊपर बंद हुए हैं। डाउ जोन्स में कल नरमी रही है। गिफ्ट निफ्टी हल्की तेजी के साथ 23,720 के आसपास खुलने के संकेत दे रहा है। लेकिन सुबह 10 बजे आरबीआई की पॉलिसी होगी और रेपो रेट में 0.25% कटौती का अनुमान है, तो 6.5% से घटकर रेट आ सकते हैं 6.25% पर भी। आरबीआई ने वैसे लिक्विडिटी का बूस्टर दिया है 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का। आज अगर रेट कट आ गया, बाजार उसको उम्मीद कर रहा है। कितनी प्राइस्ड इन है ये भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर रेट कट आए तो निश्चित तौर पर बाजार के लिए एक संजीवनी का काम जरूर करेगा। और जो ग्रोथ में जो सुस्ती की बात हो रही है, जिसको लेकर एफआईज कहीं न कहीं थोड़े से बेरुखी दिखा रहे हैं भारतीय इकोनॉमी के प्रति, उनका भी मूड इस पॉलिसी से हरा हो जाएगा। ब्रिटानिया, एयरटेल, हीरो मोटो के नतीजे अच्छे आए हैं। कल बाजार बंद होने के बाद ये नतीजे आए तो एक बढ़िया संकेत नतीजों के फ्रंट पर। आईटीसी के थोड़े से कमजोर नतीजे देखने को जरूर मिले हैं। लेकिन आज निफ्टी में एक नतीजा है M&M का। लेकिन इसके अलावा अगर हम वायदा बाजार से बात करें तो 5 कंपनियों के नतीजे आज आएंगे। LIC के नतीजों पर भी बाजार का आज फोकस रहेगा और SBI के नंबर्स को लेकर नुआमा और जेफरीज बुलिश हैं। 950, 970 रुपए तक के टारगेट्स दिए हैं। तो ये 4 ट्रिगर आज बाजार के लिए काम करेंगे। एक ट्रिगर और जोड़ देते हैं, वो है क्रूड। हमने $74 के आसपास के भाव देखे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो सप्लाई बढ़ाएंगे और सप्लाई बढ़ाने का मकसद है कच्चे तेल के भाव को कम करना। तो क्रूड एक बढ़िया पॉजिटिव फैक्टर है। सोने में भी हमने ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी नरमी देखी है। 5 दिनों की लगातार तेजी के बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग सोने में आ रही है। बिल्कुल, तो ये बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी पर तो सबकी नज़र रहेगी ही, तो डोमेस्टिक फैक्टर्स पर भारतीय बाजारों की चाल आज निर्भर रहेगी। लेकिन उस बीच ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत आ रहे हैं उस पर भी एक बार नज़र डालेंगे। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो कल की सुस्ती के बाद पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत तो है ही। एशियाई बाजारों से ठीक ठाक संकेत है, वहीं अमेरिकी बाजारों से भी कल मिले जुले संकेत आए। कई सारे कंपनियों के नतीजे अमेरिकी बाजारों से निकल कर आए। और अभिषेक, अभी आप बता रहे थे कि सोने में भी ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखी है। लेकिन ब्रेंट क्रूड यहां पर परसिस्टेंट पिछले कुछ दिनों से कमजोरी दिखी है। $75 पर बैरल के आसपास कच्चा तेल कारोबार करता हुआ 74 के आसपास आशीषा। और देखिए $82 के हमने भाव देखे। 15 जनवरी से अगर आप अब तक देखेंगे तो करीब 10% के आसपास से करेक्शन आ गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा है कि नहीं, वो सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं। ये भी उन्होंने कहा था कि ओपेक देशों से भी कहेंगे कि सप्लाई बढ़ाएं। तो हम भाव में लगातार नरमी देख रहे हैं। और भाव नरमी के पीछे एक वजह ये भी है कि ट्रेड वॉर जो अभी शुरुआती चरण में है, देखते हैं कितना एस्केलेट होता है। अगर थोड़ा और बढ़ा तो शायद ग्लोबल ग्रोथ को लेकर सुस्ती होगी और उसके चलते ही क्रूड में नरमी आएगी। लेकिन 82 वाला क्रूड अगर 74 का है तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ा खुश होने की जरूरत है। भारतीय बाजार के लिए एक अच्छे संकेत के तौर पर ये काम करेगा। अमेरिकी बाजारों में कल मिला जुला कारोबार हुआ। डाउ जोन्स में हमने देखा कि ये 125 अंकों के आसपास की नरमी रही। लेकिन नेस्डेक और S&P 500 में लगातार तीसरे सत्र में तेजी रही और 0.25% से लेकर आधे % के आसपास की बढ़त पर ये दोनों के दोनों इंडेक्स बंद हुए हैं। आफ्टर मार्केट में
अमेजोन के नंबर्स आए और अमेजोन ने कमजोर गाइडेंस दिया है, उसके चलते शेयर में हमने 4% के आसपास की गिरावट देखी है। लेकिन आज बाजारों के लिए बहुत ही क्रूशियल जॉब रिपोर्ट यानी कि जनवरी के नॉन फार्म पेरोल के आंकड़ों का बाजार को इंतजार रहेगा और उससे यूएस फेड को भी दिशा मिलेगी। नॉन फार्म पेरोल 1.7 लाख बढ़ने की उम्मीद है। आपने देखा था दिसंबर में करीब 2.5 लाख की बहुत ही स्ट्रांग बढ़ोतरी हमने नॉन फार्म पेरोल के आंकड़ों में देखी थी। तो उससे अगर कमी आती है तो मतलब वैसे इकोनॉमी के लिए थोड़े से नेगेटिव जरूर होता है, लेकिन जो लोग यूएस फेड से रेट कट की उम्मीद कर रहे हैं उनके लिए निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव संकेत ये बन जाता है। बेरोजगारी दर 4.1% पर कायम रहने की उम्मीद है। अगर हम इस हफ्ते अमेरिकी बाजारों की चाल की बात करें तो अब तक डाउ जोन्स में 0.5% की तेजी रही है, लेकिन नेस्डेक और S&P 500 में 0.25% के आसपास की नेट तेजी रही है। एशिया की बाजारों की बात करें तो वहां पर मिला जुला ही आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। दरअसल जापान में हाउस होल्ड स्पेंडिंग में अनुमान से कहीं ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और हम देख रहे हैं कि 3 दिनों की निकेई की तेजी पर ब्रेक लगता हुआ दिखा है। दरअसल बैंक ऑफ जापान आपको याद होगा कि दरों में उन्होंने बढ़ोतरी की थी और इस स्पेंडिंग के आंकड़े के बाद फिर से उन पर दरों में और बढ़ोतरी करने का दबाव बढ़ेगा। चीन में हांगकांग में हम 0.25% के आसपास की तेजी देख रहे हैं, 3/4% के आसपास की। कोस्पी हालांकि सपाट कारोबार कर रहा है, शुरुआत कमजोर की थी, वहां से उबरने की कोशिश कर रहा है। ट्रेड वॉर को लेकर एक अपडेट यह है कि चाइना ने कैल्विन क्लीन और टॉमी हिलफाइगर की जो पेरेंट कंपनी है उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तो यह अपडेट यहां से है। क्रूड 4 हफ्ते के निचले स्तर पर $74 का भाव, सोने में 5 दिनों की तेजी थमी है और हमने $2900 के ऊपर के भाव देखे। अब भाव है $2885 के आसपास का। बाकी अगर हम आंकड़ों की बात कर लें तो डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी रिकवरी है, 107.75 के आंकड़े हैं और यूएस के 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड की अगर हम बात कर लें तो एक रेंज में ही है। हमने 4.5 के नीचे की रीडिंग देखी थी, 4.44% के आसपास की बॉन्ड यील्ड है। तो ये ग्लोबल बाजारों से संकेत है, ज्यादा कुछ यहां से रीड करने को लेकर नहीं है। आपके लिए अच्छी चीज यह है कि क्रूड और सॉफ्ट हुआ है। FIs की बात करते हैं और कल जो आंकड़े आए हैं, मतलब लगातार दूसरे सत्र में 23 दिन तक लगातार बिकवाली हुई। एक दिन 800 करोड़ रुपए की बाइंग हुई, फिर से 2 दिन की ये बिकवाली हो रही है। कल 3,500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग FIs की तरफ से कैश में आई है। हालांकि इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 12,500 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग है। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए किस तरह से डिकोड करेंगे आप FIs के आंकड़ों को और लॉन्ग होल्डिंग की तस्वीर अब क्या है? देखिए, अब डिकोड करने के लिए ज़्यादा गुंजाइश है भी नहीं। आपको पता है कि एक तो इवेंट है सामने और दूसरा मार्केट को थोड़ा साइडवेज होना था। कल जब सुबह हम चर्चा कर रहे थे तब भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि मार्केट को साइडवेज होने में ज़्यादा भलाई है, बजाय बैक टू बैक और तेज़ी आने के। तो फोमो आ जाता है। अगर आप 900 पॉइंट बैंक निफ्टी को रोज़ भगाएंगे तो आप एक दिन तो झेल लेंगे जैसे तैसे करके, लेकिन अगले दिन आपको लगने लगेगा अरे मैंने तो ख़रीदा ही नहीं, मेरे से तो छूट ही गया ये। तो फिर आप गलत डिसीजन लेना शुरू करोगे और वही गलती आपके ऊपर भारी पड़ जाएगी। इसलिए जिन्होंने बहुत ही सोच समझ के ठहरे हुए गिरे हुए मार्केट्स के अंदर पोजीशंस बनाई है, मार्केट्स अपने पुराने लेवल पे नहीं आया है, लेकिन वो अपने पुराने प्रॉफिट्स पे आ चुके हैं। द रीज़न इज़ बीइंग क्योंकि उनकी वैल्यू बाय अच्छा है, उन्होंने एक्यूमुलेशन के स्टांस को रखा, धीरे धीरे करके माल प्लस किया। हमने आपको अपना एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए मेरे पास 10 लॉट होते तो मैंने 7 से 8 लॉट तो ले ही रखे थे, 2 लॉट मैंने और छोड़ रखे थे कि बैचेस अगर नीचे आ जाए। ये मैं वर्चुअली बता रहा हूँ, ऐसे मैंने किया नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ अगर मैं आपकी जगह तो मैं ऐसे ही कर रहा होता। तो उस केस के अंदर मेरे पास जो आज के रेट थे वो प्रॉफिट के रेट हो जाते। बट एनी हाउ मैं लेवल्स वगैरह सब कुछ बाद में आपसे कैलकुलेशन करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने मेरे को जो FIs वाला पॉइंट पूछा मैं बता देता हूँ आपको। आप इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर देखेंगे फिर से, ये आपकी स्क्रीन पे लिखा है 12,000 प्लस करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है, जबकि इंडेक्स के फ्यूचर्स के अंदर थोड़ी सी बिकवाली हुई है। तो जब भी ये दोनों कोरिलेट नहीं करते, यानी कि इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाइंग और फ्यूचर्स के अंदर सेलिंग, तो आपके सपोर्ट पक्के हैं। ये बात से आपको डरना नहीं चाहिए कि आपके सपोर्ट नहीं है, ये बात आपको खुश होना चाहिए कि आपके सपोर्ट पक्के हैं, क्योंकि नेट में ऑप्शंस की बाइंग आई है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, FIs की होल्डिंग 18% से घटकर वापस 16% हुई है। इसलिए मैं कह रहा था कि इनको रोज रोज अभी मत देखो आप, एक सब्सटेंशियल ग्रोथ की ज़रूरत है। ये 10% आ जाए तो बिना किसी से पूछे आप अपना एक ट्रेड ले सकते हैं। 10 से सीधा 16 हो गई, फिर 18 हुई, हाँ, तो अब 18 से वापस 16 हुई है। तो मार्केट स्टिल आर इन द रेंज,
निफ्टी आप देख रहे हो पिछले 2 दिन से हल्का हल्का करेक्ट हुआ। बैंक निफ्टी ने ये उम्मीद जगा के रखी कि नहीं कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो दोनों का डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया। बैंक निफ्टी 2 दिन से बैक टू बैक ग्रीन बंद हो रहा है और निफ्टी 2 दिन से बैक टू बैक रेड निशान में बंद हो रहा है। एक और पॉइंट, डीआईएस की होल्डिंग भी 53% के आसपास है बिना किसी बदलाव के, और रिटेल के पास 71 से 72% का माल पड़ा बिना किसी बदलाव के। तो एफआईज की होल्डिंग में थोड़ा सा बदलाव हुआ, करीब 2% के आसपास की उन्होंने बिकवाली की, और ये बिकवाली करीब 18% से 16% हुई है। डीआईएस की होल्डिंग रिमेन्स द सेम 53% है, और रिटेल की होल्डिंग रिमेन्स द सेम है 71% है। अब आते हैं अंदर की और बात पे कि क्या इसको कैसे आज को हम कैसे इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं पॉलिसी के साथ। देखिए मैं तो एक चार्ट आपकी स्क्रीन पर और दिखाता हूँ, एक बार जरा दिखाइएगा। उसी की ही बेसिस पर मैंने आपको कल भी ये दिखाया था, और जब भी ऐसा कुछ क्रूशल होता है ना तो मैं आपको चार्ट के जरिए उसकी पिक्चर बना के दिखा देता हूँ कि देखते रहना, इस चीज़ को ध्यान में रखना। आप देखोगे ये चार्ट क्लियरली आपको विजिबल हो रहा होगा। एक पूरे डाउन ट्रेंड में थे, हम यहाँ पे आए, पिछले 2 दिन से क्या कर रहे हैं, इसी रेंज में अपना समय निकाल रहे हैं। नहीं तो हमने एक बार ब्रेकआउट कर दिया तो बैक टू बैक खिंच जाना चाहिए था मार्केट, लेकिन मार्केट खिंचा नहीं, फोर्स की कमी हुई, सामने इवेंट आ गया, विक्स डाउन चला गया, और बहुत सारी चीज़ें फिर से एफआईज की तरफ से हल्की हल्की कैश में सेलिंग हुई, तो ये मार्केट यहीं पे आके रुक गया। ये बहुत नाजुक कड़ी है जो मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूँ इस समय। आप देख रहे हैं मैंने बकायदा गोला भी इसके अंदर मार्क किया हुआ है। ये बहुत ही नाजुक जोर है, इसके जैसे आप ऊपर जाएंगे बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शॉर्ट कवरिंग का लेके आएंगे, और इसके नीचे जैसे आएंगे तो आप ये बात समझ लीजिएगा जितनी भी आपने मेहनत की है अब तक की, वो सारी की सारी मेहनत फिर से ख़राब होने जा रही है, और फिर से कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 23,000 के लेवल को भी टेस्ट करने चले जाओ। इसलिए मैंने कल भी आपको बोला था, आज मैं फिर से आपको बोल देता हूँ, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन। एकदम से तेज़ नहीं होना, हर्षोल्लास के साथ ऐसा नहीं हो जाना कि पागलों की तरह सौदे पंच करने मार्केट के अंदर, और डिप्रेशन में भी नहीं आना। ऐसा नहीं कि हमको तो मिल ही नहीं रहा, हमारे तो भगवान ने पैसे नहीं दिए जी, ये नहीं हुआ जी, वो नहीं हुआ जी। नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, जो ले रखा है बाय राइट एंड सिट टाइट। अच्छे से शेयर्स को पकड़ के बैठो, और अच्छे शेयर्स को ही पकड़ के बैठो, फाइनली आप अच्छा पैसा बना के मार्केट से निकलोगे ही निकलोगे। ये चार्ट मैंने आपको बता दिया, लिवरेज बता दिया आपको, यानी कि उनकी होल्डिंग्स वगैरह कितनी है, साथ ही ये भी बता दिया इंडेक्स के ऑप्शंस क्या हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट भी है, मार्केट में टिपिकली मैक्रो इवेंट्स को देखा जाता है, और मेरे को लग रहा है कि एफआईज की नज़र भी एक और मैक्रो इवेंट पे जो आज घटेगा। 10 बजे के आसपास पॉलिसी आ जाएगी, पहली पॉलिसी होगी, संजय मल्होत्रा जी रखेंगे अपनी बात, तो थोड़ा उसको भी वेट कर लो। जब इतने दिन वेट कर लिया, 1 महीने से आप लो एफआईज होल्डिंग के साथ जूझ रहे हो मार्केट के साथ, तो इवेंट को भी पास हो जाने दो। मेरी अपनी कैलकुलेशन ये कहती है कि थोड़ा डिले इम्पैक्ट आएगा। आज अगर 10 बजे मान लो कट आ भी जाता है 0.25% का, लेकिन उसके बावजूद भी इम्पैक्ट डिले होगा, वो 12 सवा 12 के आसपास से शुरू होगा। देखते हैं क्या होता है, आपको मैं धीरे धीरे करके जैसे जैसे डाटा बनेगा आपको हम गाइड करते चलेंगे, और एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट भी दिलवाएंगे। बिल्कुल, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पर सबकी नज़र रहेगी और उसका डीलेड इम्पैक्ट दिखेगा, ये नज़रिया डिम्पी का। लेकिन इस बीच इंडेक्स लेवल पर बात करें तो निफ्टी कल लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया था। हाँ, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखा, लेकिन निफ्टी करीब 40 से 50 अंकों की 90 अंकों की गिरावट के साथ 23,600 के पास बंद हुआ। यहाँ पर कौन से लेवल्स पर नजर रखें, और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी भी होगी, तो इस बीच क्या कुछ वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है मार्केट में? देखिए शेषा, ग्लोबल मार्केट्स वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स जो आपको संकेत मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिल रहे हैं। जैसे आज भी आप देखोगे 25 ही पॉइंट ऊपर है, कल भी कुछ ऐसे ही था, 50-60 पॉइंट के ऊपर था। बाद में तो बाजार ने उसको भी रिदम को खो दिया और वापस नीचे आ गया। आप देख पा रहे हो दिन भर का चार्ट, पहली बार बस गैप हुआ, उसके बाद उस गैप को तक नहीं मार्केट ने टेस्ट किया। और मैंने कल आपको हाइज भी बताए थे कि अब के जो हाइज बन गए ना, अब इसके बाद बाजार चलेगा तभी जब अपने हाइज ब्रेक करेगा, और दिन भर में हाइज ही ब्रेक नहीं हुए थे अपने। एक और चीज़ जो पिछले 2 दिन से हो रही है, जो मैंने चार्ट के जरिए भी आपको दिखाया, वो ये है बार बार का रिजेक्शन होना 23,800 का। मैंने कल एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया था कि आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपके घर पे आया, आपका मैंने दरवाज़ा खटखटाया कि मेरे को आपसे मिलना है, आपने जो मेरे से बात तो की लेकिन सिर्फ दरवाजे पे ही की, मेरे को आपने न्योता नहीं दिया अंदर आने का कि आइए बैठिए खाइए पिए और फिर बात करते हैं।
ये आप नहीं बोल रहे हैं मेरे से। इससे क्या होगा, मेरे को एक बार को तो बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आप मेरे मित्र हैं, दूसरी बार भी हो सकता है ना बुरा लगे, लेकिन तीसरी बार मैं फील करूंगा कि मेरे को अंदर क्यों नहीं बुला रहे हैं, मेरे को बिठा क्यों नहीं रहे हैं, दरवाजे से ही क्यों टरका रहे हैं। तो ये चीज़ बार बार निफ्टी के अंदर भी हो रही है। निफ्टी उसी दरवाजे को बार बार खटखटा रहा है जिस दरवाजे से ब्रेकआउट आना है, और वो दरवाज़ा है 23,800 का। फाइनली वो 2 बार आप टकराए हो, लेकिन आप दोनों बार छूट के आ गए हो। मैंने कल भी आपको चार्ट दिखाया था, परसों भी आपको चार्ट दिखाया था, अभी भी आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। तो जब तक आप 23,800 को पार नहीं करते, और अच्छा दूसरा, कल का गैप भी और आज का गैप भी दोनों के दोनों 23,800 को पार नहीं करवा पाए। ये आप देख लीजिए फिर से चार्ट आपकी स्क्रीन पे, ये दोनों बार ये जो रेड कैंडल है ना, ये रिजेक्शन है। यानी कि मैं अंदर तो आना चाहता हूं, मैं और अंदर आगे आगे बढ़ना चाहता हूं, आपके घर के अंदर आना चाहता हूं, लेकिन आप मेरे को बार बार रिजेक्ट कर रहे हो। और मैंने एक बार आपसे बोला है, अगर मेरा मूड खराब हो गया और मैंने बार बार रिजेक्शन दिया तो एक करी कराई दोस्ती का भी पानी फिर जाएगा, करी कराई दोस्ती पे भी मेहनत पे भी पानी फिर जाएगा। इसलिए आज का दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज में से एक है। आज फ्राइडे का सेशन भी है, कल दिल्ली इलेक्शंस के चुनाव के नंबर्स आ जाएंगे। हालांकि उसका मेरे को लगता नहीं कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट कैलकुलेट होगा, बट फिर भी अगर एग्जिट पोल के माने तो थोड़ा पॉजिटिव पिक्चर ड्रॉ की जा रही है मार्केट्स और बीजेपी प्लस मिला के। फिर भी आप जब तक 23,800 को पार नहीं करते, ये खतरा अभी भी आपका मंडराएगा। वजह मैं आपको एक और बताता हूँ, शॉर्ट कवरिंग की बदौलत ना आप आ चुके हो ऊपर। अब कल हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूँ। कल ना वापस से शॉर्ट बने हैं, आप इनको एक ही दिन में सिस्टम से बाहर निकाल दो। अगर आपने इसको सिस्टम से नहीं बाहर निकाला ना, ये नासूर बन जाएंगे आपके लिए। ये फिर से बाजार को नीचे की तरह घेर देंगे, आपको प्रेशर बनाएंगे। होता कुछ नहीं है, प्रेशर बनता है और कुछ नहीं है। और फिर प्रेशर आपसे झेला नहीं जाता, फिर आपसे गलत वाला डिसीजन होंगे। ठीक, तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं आपको फिर से लेवल्स में क्लियर कर देता हूँ। 23,500 हम पिछले 2 दिन के रिजेक्शन के बावजूद भी नहीं तोड़ रहे हैं, तो इसलिए 23,500 450 वाली रेंज जो है हमारी सपोर्ट एरिया है। हम बार बार जिस एरिया को टकरा रहे हैं वो है 23,800 को पार नहीं हो रहा। 23,800 एक मजबूत रेजिस्टेंस के तौर पर है, और उसके बाद फिर 24,000 भी आ जाएगा। तो फिलहाल 23,800 फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी और 23,500 फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी कि ये ब्रेक ना हो। मैंने आपको रेंज बता दी 23,500 से 23,800, पूरी पॉलिसी इसके बीच में निकल जाएगी, आप देख लीजिएगा। और अगर पूरी पॉलिसी नहीं भी निकलती है मान लो, तो आप थोड़ा बहुत साइडवेज होंगे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मार्केट के अंदर एक्यूमुलेशन होगा, इकट्ठा होगा माल, और फिर से मार्केट के अंदर एक राउंड की तेज़ी बनेगी। बट फिर भी मेरा बायसनेस, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आप बायस कितना है, तो मैं बोलूँगा 60% बायस्ड हूँ तेज़ी के साथ, बट 40% में से भी 20% हूँ मैं सेलिंग के साथ, और 20% मेरा कॉशियस स्टांस है। तो मैंने अपनी विचारधारा भी आपको परसेंटेज में भी कैलकुलेट करके बता दी कि मेरा जो स्टांस है अकॉर्डिंग टू द डाटा, 60% मैं मार्केट पे पॉजिटिव हूँ, 20% मैं सेलर हूँ, और 20% मेरा कॉशियस स्टांस है। डैट मीन्स मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं लेवल्स को देख के वो फैसला लूँगा। फिलहाल मेरा स्लिट थोड़ा सा टिल्ट हूँ मैं टुवार्ड्स अ बाइंग, ये मैंने लेवल्स में भी क्लियर कर दिया। ऑप्शंस वालों को मैं थोड़ा पॉइंट रखना चाहता हूँ, ऑप्शंस वाले 10 बजे से पहले कोई ट्रेड ना लें, 10 बजे के बाद ट्रेड ले। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होगी। मान लो 10 बजे आपसे पहले आपने कोई ट्रेड ले लिया और मार्केट ने उस रिदम के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो आपके ना पहले पैसे ले लेगा और फिर आपकी सोच के अनुरूप चलेगा, फिर आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो इसलिए आप ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करना। 10 बजे के बाद लेना, बोलेंगे ये प्रीमियम महंगे हो जाएंगे, हो जाने दो प्रीमियम महंगे, सौदा तो साफ सुथरा आएगा। पहले एक्सपेरिमेंट क्यों करना है, तो सीधा नीरा कोरा जुआ है अगर आप ऐसा कर रहे हो तो, है ना। ऐसे मत करना, पहले एक बार इवेंट हो जाने दो। ऑप्शंस वालों को इवेंट के बाद आना देना, इवेंट से पहले भी वॉलेटिलिटी होगी भी नहीं, और कहीं गलती से उल्टा सीधा बैठ गए, कॉल पुट लेके बैठ गए, तो फिर दिन भर में उसी को सेकते रह जाओगे, कुछ भी नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी आएगी और चली जाएगी। तो थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिए। आज के दिन मैं फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ, नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन, पूरी तरह से माइंड खोल के आराम से सिस्टम में बैठिए और शांति से काम कीजिए। ठीक है, ये निफ्टी की आपके लिए स्ट्रेटजी हो गई। निफ्टी बैंक की बात करें तो कल भी छोटी सी तेजी रही, परसों छोटी तेजी थी, यानी 3 दिन को अगर हम मिला लें तो करीब 1200 अंकों के आसपास रिकवरी लोअर लेवल से आ गई है। और अच्छी चीज़ डिम्पी ये है कि 50,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आभास है कि रेट कट आ रहा है आरबीआई की पॉलिसी में। निफ्टी बैंक में क्या पॉलिसी से पहले कुछ करना है, या फिर अब इवेंट बीत जाने दें, उसमें भी वही रणनीति अपनाएं?
आपने कहा कि अच्छी चीज़ ये है कि पिछले 3-4 दिनों से 50,000 बचा रहे हैं। मैं बुरी चीज़ भी बता देता हूँ, 3-4 दिनों से हम 50,500 को पार भी नहीं कर पा रहे, तो ये बुरी चीज़ भी है मार्केट के अंदर। अच्छी और बुरी का टकराव है इस समय बाजार के अंदर, और ये चीज़ आपको बैंक निफ्टी के अंदर साफ दिख रही है। देखो बैंक निफ्टी ये संकेत लिए एक से सिंबॉलिक संकेत है जो दे रहा है। लेवल्स की क्या इंपॉर्टेंस है सर, 39 पॉइंट, तो अगर आप, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर आप सौदा प्लस करने के लिए जाओगे ना तो 39 पॉइंट्स तो आपको पता भी नहीं चलेगा। एक टिक 39 पॉइंट्स का आता है, एक टिक सिंगल टिक, और गलती से आप मार्केट डाल के सौदा पंच करते हो ना, तो मान लो आपने 382 सोचा है, आएगा 390, आएगा 395, तो आपको तो 15-20 पॉइंट तो देखता भी नहीं है। बैंक निफ्टी 50,000 का इंडेक्स है, तो 39 पॉइंट्स की नहीं, बट हाँ इस सिंबॉलिक मीनिंग बहुत अच्छा दे रहा है कि देखो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाजार में अब आप निराश ना होइए, आप टिके रहिए। मैंने ये चार्ट भी आपको बताया था, कल भी दिखाया था, आज फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये डबल टॉप बने हुए हैं, नीचे भी डबल बॉटम्स बने हुए हैं, तो मार्केट ने जिस पैटर्न से तोड़ा उसी पैटर्न को नीचे भी क्रिएट किया और एक पुल बैक करके उस जंक्शन पे आ गया जिसको हम कहते हैं कॉशियस, वेरी वेरी कॉशियस। मैं इसके लिए भी देखिए गोला मार्क कर देता हूँ। सेम आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की पिक्चर एक जैसी दिख रही होगी अब आपको, दोनों सेम लाइन पे हैं, दोनों सेम जंक्शन पे हैं और दोनों का एक जैसा रूप है, एक जैसा बिल्कुल। अब कहने को डाइवर्जेंस है, लेकिन चार्ट्स पे आपको दोनों एक जैसे दिखेंगे पिक्चर के हिसाब से, ठीक है। मैं दोनों एक साथ क्लब करके दिखा नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको दिखाता जरूर। अब आप देखो ये इसके ऊपर का एरिया सारा तेजी का, इसके नीचे का एरिया जितनी करी कराई मेहनत है सारी वापस चली जाएगी और आप वापस से फिर 48,000 की कैटेगरी में भी आ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा आएंगे ही, आ सकते हैं। कहने का मेरे मतलब ये है कि ये भी बहुत ही कॉशियस स्टांस पे है। आज पॉलिसी है, इस पे इम्पैक्ट ज़्यादा डलेगा, ज़्यादा वॉलिटिलिटी इसके पास होगी, बैंक निफ्टी के पास होगी। बैंक निफ्टी का ज़्यादातर शेयर्स का स्ट्रक्चर अगर आप चेक करेंगे, ICICI, एक्सिस, HDFC, कोटक, इंडसन, उन सब का ठीक है। इसलिए मैंने अपनी प्रोबेबिलिटी 60% ये मान के चलता हूँ कि मार्केट के अंदर पॉलिसी कट अगर आता है और कमेंट्री अच्छी आती है तो बाजार रिएक्शन देगा, उसके पास बारूद भी है। एक और चीज़ ध्यान रखना, आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आगाह भी कर देता हूँ, मार्केट्स में जो शॉर्ट्स थे वो बहुत हद तक कवर हो गए हैं, यानी मंदड़ियाँ ऑलरेडी सिस्टम से हैं बाहर। अब सिर्फ तेज़ी वाले लोग अंदर हैं। अगर उनको निराशा हुई ना तो तेज़ी वाले भी मंदी में कन्वर्ट हो जाएंगे और तो प्रेशर आ जाएगा काफ़ी ज़्यादा। ध्यान रखा जाए, सभी लोग, मैं, आप, पूरा यूनिवर्स इस समय ये मान के चल रहा है कि पॉलिसी के अंदर कट आएगा और पॉलिसी अच्छी आएगी और आना चाहिए। अगर नहीं आया तो दुख ज़्यादा होगा। तो इसलिए शॉर्ट्स ऑलरेडी सिस्टम से पहले बाहर हुए हैं, ये बिना शॉर्ट्स वाला मार्केट है, तो थोड़ा बैंक निफ्टी पे आपको स्टांस अपना कॉशियस रखना। इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ थोड़ा डिले इम्पैक्ट आएगा। मैं एक्सपेक्ट करता कि मेरे एंकर्स दोनों पूछेंगे डिले इम्पैक्ट क्यों आएगा, पॉलिसी तो 10 बजे आ जाएगी, तो डिले इम्पैक्ट क्यों आएगा। डिले इम्पैक्ट इसलिए आएगा क्योंकि एक तरफा व्यू पॉइंट है सबका, वो व्यू पॉइंट की कैलकुलेशंस होंगी, पहले हाथ बदला होगा और उसके बाद पोजीशंस, एक्चुअली पोजीशंस तो बाद में बनेंगी, इसलिए थोड़ा डिले इम्पैक्ट आएगा। ये पूरा पैनल भी हमने आपको दिखा दिया जो हमारे साथ आज पॉलिसी में जुड़ेंगे। अब मैं सिर्फ लेवल्स की बात बोलता हूँ। कल जिस जगह पे मार्केट बंद हुआ है वो है 50,300 350 की रेंज, जहाँ पे परसों ही बंद हुआ था। 50,000 आपका सपोर्ट एरिया है, 50,500 आपका रेजिस्टेंस एरिया है। 50,500 पार होगा, 50,800 होगा। ये 50,800 की इंपॉर्टेंस 200 दिनों की एवरेज की है। आप सभी एवरेजेस को ठीक कर लेंगे, जैसे ही 50,800 आ जाएगा फिर इंट्राडे मतलब स्विंग ट्रेडर्स की 50 दिन की और इन्वेस्टर्स की 200 दिनों की एवरेज ठीक हो जाएगी। आप सब कुछ चंगे हो जाओगे, बिल्कुल आप फिट एंड फाइन हो जाओगे, दौड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन जब तक 50,500 50,800 पार नहीं होता, आपके पास ना जाने छुपा हुआ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपके पास आती रहेगी और आपके कॉन्फिडेंस को शेक करती रहेगी। आप 100% कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे। तो फिलहाल आपको मैंने रेंज बता दी, 50,000 नहीं खोना है और 50,500 और 50,800 आपके दो टारगेट होने चाहिए। इसके अंदर भी मेरा स्टांस वही है, मैं 60% बुलिश हूँ, 20% मैं सेलर हूँ और 20% मैं कॉशियस स्टांस के साथ काम करूंगा कि जैसा मेरे को नंबर, जैसी मेरे को कमेंट्री आएगी, मैं अपने आप को वैसे ही तब्दील कर जाऊंगा। ठीक है, तो आप थोड़ा इसमें मौका फरस्त हो जाइए। शब्द गंदा है लेकिन भाव ठीक है। मौका फरस्त, जैसे मौका मिले वैसे ही काम कीजिएगा। तो ये मैंने मोटा मोटी आपको लेवल्स वगैरह और सब कुछ बता दिया। सेम ऑप्शंस की स्ट्रेटजी आपको यहाँ भी रखनी है। पॉलिसी से पहले कोई ऑप्शंस मत लेना, पॉलिसी के बाद लेना। पहले ले लोगे तो फिर उसी को सीखते रह जाओगे, पता लगे अपॉर्चुनिटी आई और निकल गई, आप कुछ नहीं कर पाए। कुणाल परार आज के मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका जरा करते हैं स्वागत और कुछ और मेहमान भी फटाफट से जुड़ते जाएंगे और उनसे करेंगे सबसे बातचीत। कुणाल भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आप सुन रहे होंगे जो हम बात आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे थे। आप बताइए आपका इसके अंदर वैल्यू एडिशन क्या, अगर कुछ गलत है तो उसको ठीक कीजिएगा सर। सबसे पहले सुप्रभात आपको। एंड डेफिनेटली आज वॉलेटिलिटी तो रहेगी।
रेट कट को लेके, या रेट कट आएगा कि नहीं आएगा। मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि आएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए गवर्नर आए हैं उनकी कमेंट्री क्या होनी चाहिए, पर्टिकुलरली जीडीपी को लेके, मॉनिटरी पॉलिसी को लेके, यूएस मतलब में डॉलर में अभी जो यूपी डॉलर रुपये में जो वीकनेस देखने को मिल रही है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। एंड आज के दिन में मैं कहूंगा रिपी जी, जब तक ये पॉलिसी नहीं आ जाती, जब तक ये कमेंट्री नहीं आ जाती, कोई ब्लाइंड ट्रेड लेके नहीं चलना चाहिए। जैसा आपने डेली चार्ट पे दिखाया है, कंटिन्यूसली पिछले 3 दिन से 50 डेज एमए का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निफ्टी फेस कर रही है। सो मेरा भी यही स्टैंड है कि जब तक ये 50 एमए के ऊपर सस्टेन नहीं होती, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से कोई फर्दर ऊपर की मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अगर ये 50 एमए के ऊपर जो अभी फिलहाल 23,755 के अराउंड है, सो जब तक ये उसके ऊपर क्लोज नहीं आता है, मुझे नहीं लगता कि ऊपर में कोई मोमेंटम देखने को मिलेगी। लेट्स से कि क्लोज देता है तो एक अच्छी खासी रैली में ये निफ्टी हमें ऊपरी लेवल पे 24,300 एंड 24,300 जैसे ही ब्रेक होता है, ऊपरी लेवल पे 24,800 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगी। सो मोटा मोटी यहाँ पे आज के दिन के लिए, जब तक पॉलिसी नहीं आती है तब तक थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलिए। बैंक निफ्टी भी अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम व्यू अभी फिलहाल बन रहा है। बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं 50 एमए के अराउंड रेजिस्टेंस फेस कर रही है। ऊपरी लेवल पे 50,677 यानी कि 50,700 के अराउंड रेजिस्टेंस है। एंड कल का क्लोजिंग देखने जाए तो 5382 के अराउंड है। सो अगेन वही है कि 50 एमए का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये क्लोज होता है उसके बाद ही फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करके चलने की सलाह रहेगी। तब तक के लिए वेट एंड वॉच करके चले तो सही रहेगा। नहीं, आपके लिए वेट एंड वॉच करने की रणनीति कुणाल जी की तरफ से 1.5 घंटे बाद, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे बाद पॉलिसी आ जाएगी, आप उसका इंतजार कर लीजिए। आरबीआई के हेडक्वार्टर से हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे अभी और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई की पॉलिसी में इस बार नए गवर्नर से उम्मीदें क्या हैं। लेकिन एक और मेहमान को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं आशीष चतुर्वेदी भी। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आशीष जी, स्टॉक से आपसे शुरुआत कर लेते हैं, बताइए आज आपकी नज़र कहाँ पर है और क्या ट्रेड करने की आप सलाह दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज आरबीआई की जो पॉलिसी है वहाँ पर पे थोड़ी एक्सपेक्टेशन बाजार ने ज़रूर बना के रखी है कि 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट आएगा, और ये पूरे साल में 50 से 75 बेसिस पॉइंट का रेट कट हमें देखने को नजर आएगा। और इसका एक इम्पैक्ट हमको डेट साइड पे ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, जहाँ एफआईआई ने थोड़ी सी पोजीशन अपनी डेट फंड्स में बनाई है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन को ऑलरेडी प्राइस इन कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहे हैं बाय ऑफ दिस रेट कट। और ये रेट कट आता है तो इसके 2-3 इम्पैक्ट आएंगे। सबसे पहले आएगा पूरा बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस में, जहां पर पे एक तो 2-3 चीजें काफी पॉजिटिवली प्लेस्ड है। पहला है वैल्यूएशन की जो कंफर्ट है वो बहुत स्ट्रांग है। कल एसबीआई के नंबर्स आए, 14% की लोन ग्रोथ आई, 0.59% का एनपीए नंबर आया। स्लिपेजेस में हमने देखा कि एक डिप हमें देखने को नजर आई। तो ऑल इन ऑल एक अच्छे नंबर्स हमें देखने को नजर आए, और फ्लोटिंग रेट का एक बड़ा बेनिफिट कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स को मिलेगा। तो उसके अंदर में एसबीआई जैसे स्टॉक्स के अंदर में काफी एक इंटरेस्ट मार्केट का रहेगा। वैल्यूएशन के भी जैसे मैंने कहा 1.2 टाइम प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वहीं पे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में भी वैल्यूएशन कंफर्ट काफी अच्छी है। लोन ग्रोथ आईसीआईसीआई के अंदर में अच्छी देखने को नजर आई, और इंटरेस्ट रेट कट आता है तो मुझे लगता है कि ये 3 जो बैंक्स है ये हमारे रडार पे रहेंगे। ये काफी वेल पोजिशनड है एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म अपसाइड के लिए। तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक, और एसबीआई इन द पीएसयू बैंकिंग बास्केट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। सेकंड, हमें लगता है एनबीएफसी स्पेस काफी अच्छा करेगा, और वहां पे चोलामंडलम फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस जैसी कंपनीज जो है उनके अंदर में हमारा एक पॉजिटिव रुझान है, क्योंकि वैल्यूएशन की कंफर्ट अच्छी है। हमें लगता है कि ये जो रेट कट है ये कहीं ना कहीं क्वालिटी एनबीएफसी कंपनीज को बहुत ही पॉजिटिवली वहां पे रिएक्शन आने को देखने को नजर आएगा। तो चोलामंडलम में हमारा ऑलरेडी व्यू है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर पे हम एक पॉजिटिव व्यू के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और एज अ डिस्क्लोजर, ये जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस की हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर में बने बीएफएसआई और एनबीएफ और बैंक, मतलब पूरा जो लेंडिंग स्पेस है उसमें हमारे ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर में। दूसरा जो स्पेस हमें काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है सीडीएमओ का स्पेस, यानी कि फार्मा के अंदर में हमारा ये मानना है कि सीडीएमओ एक ऐसा स्पेस है जो 17-18% के से ग्रो करेगा। इंडिया अपनी जो पोजीशन है सीडीएमओ के थ्रू अपने पूरे फार्मा मार्केट में बहुत बढ़िया बनाएगी। और वहां पर पे डिवीज लैब, अगर से लार्ज कैप की बात करूं तो डिवीज लैब बहुत ही प्रॉमिसिंग लगता है। मेरा मानना है टेक्निकली भी 6000 के लेवल पे स्टॉक का एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। तो 6000 के आसपास जब भी ये स्टॉक आएगा आप देखेंगे काफी इंटरेस्ट मिलेगा। हम समझते हैं 7000 7200 तक की अपसाइड डिवीज लैब के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। थोड़ा मिड कैप
मैं अगर से CDMO को प्ले करने की कोशिश करूं तो वहां मुझे लगता है पिरामल फार्मा और लॉरस लैब जैसी कंपनीज भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही है। तो लॉरस लैब ने करीब 4 साल के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट अपने चार्ट्स पे दिया है, तो मैं समझता हूँ 750 रुपये तक की अपसाइड लॉरस लैब के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। 600 रुपये पे एक अच्छा बेस स्टॉक का बना है। पिछले 3-4 सालों में 2600 करोड़ का केपेक्स कंपनी ने किया और अब उसके नंबर्स का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी पे आता हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा। एज अ डिस्क्लोजर, पिरामल फार्मा, लॉरस लैब, दिवीज लैब, ये स्टॉक भी हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बने हुए हैं। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स फार्मा सेक्टर से सीडीएमओ बिजनेस जहां पर आपकी नज़र रहेगी, लेकिन कुणाल आपसे आपके टॉप पिक्स आज सुबह के लिए पूछना चाहूंगी, कौन से वो कॉल्स होंगे जहां पर आप खरीदारी के मौके देख रहे हैं इन लेवल्स पर? वेल, दो स्टॉक है जहां पे खरीदारी होके चल सकती है। दोनों स्टॉक में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम बॉटम से देखने को मिली है एंड आने वाले दिनों में और भी बढ़िया सी मोमेंटम ये दोनों स्टॉक दिखा सकते हैं। दोनों स्टॉक में अर्ली चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। 20 MA के ऊपर दोनों स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं एंड आज पॉलिसी है तो मुझे लगता है कि कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी ये दोनों स्टॉक के ऊपर। सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट, जो 1166 के अराउंड का क्लोजिंग के खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1120 इसका जो अर्ली चार्ट पे जो रिसेंट का बॉटम है उसका हम ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं, 1205 का पहला टारगेट है। 1205 जैसे ही क्रॉस होता है 1260 1260 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो है वो MHRIL है, 354.30 के अराउंड ये स्टॉक में कल क्लोज देखने को मिला है। 340 के एसएल के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 366 का पहला टारगेट है और जैसे ये ब्रेक होता है 383 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये नज़रिया महिंद्रा हॉलीडेज पर और इसके अलावा कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ जो कुणाल ने दिए, लेकिन इस बीच नतीजे कई सारे आए हैं। कल मार्केट आवर्स के बाद खबरें भी कई सारी निकल कर आई है। गौरव अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, सबसे पहले निफ्टी कंपनियों के नतीजों से शुरुआत करते हैं। ब्रिटानिया, भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियों के नतीजे आए। ITC किस तरह के नतीजे रहे वो? जी हाँ, तो सबसे पहले निफ्टी कंपनीज के साथ शुरू करते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग फ्रंट पे तो ब्रिटानिया के नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। अगर हम FMCG पैक में बात करें तो काफ़ी अच्छे ग्रोथ जो है हमें ब्रिटानिया में देखने को मिली। रेवेन्यू की बात करें तो 8% से बढ़ा है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी कहीं पे 5% की ग्रोथ, जो कि अनुमान से ज़्यादा था। EBITDA मार्जिन्स हालांकि गिरा है बट वो भी एक अनुमान से अच्छा नंबर जो है इस क्वार्टर में देखने को मिला। इसके अलावा भारतीय एयरटेल पे भी फोकस बना रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छे नतीजे जो है हमें देखने को मिले थे। रेवेन्यू में लगभग 8% का ग्रोथ देखने को मिला सीक्वेंशियल बेसिस पे और प्रॉफिटेबिलिटी में भी लगभग 300% का ग्रोथ देखने को मिला, क्योंकि इस क्वार्टर में कहीं पे एक एक्सेप्शनल आइटम था जिसकी वजह से ये जो बड़ा जंप है भारतीय एयरटेल में देखने को मिला। इसके अलावा बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की, एक मिक्स सेट ऑफ नंबर जो थे हमें इस क्वार्टर में देखने को मिले थे। क्योंकि अगर हम बात करें EBITDA मार्जिन की, हालांकि 45 बेसिस से बड़ी है। रेवेन्यू में लगभग सिर्फ 5% की ग्रोथ जो है हमें इस क्वार्टर में देखने को मिली। ITC की अगर बात करें इसी क्वार्टर में तो कहीं पे वीक नतीजे जो थे हमें इस क्वार्टर में देखने को मिले थे, क्योंकि कहीं पे सिगरेट वॉल्यूम्स की बात करें तो वहाँ पे भी एक वीकनेस देखने को मिला और ओवरऑल बाकी भी सब जो नंबर्स है वहाँ पे भी एक वीकनेस जो है इस क्वार्टर में देखने को मिला। इसके अलावा कुछ ऐसे कंपनीज जहाँ पे हमें शुरुआत करते हैं वीक कंपनी जो कि नॉन निफ्टी में आती है। सबसे पहले बात करते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर। हालांकि अगर हम इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो सिर्फ 1% की गिरावट है सीक्वेंशियल बेसिस पे, बट कंपनी के कमेंट्री में ऐसे कहा जाता है कि कहीं पे जो प्रॉफिटेबिलिटी डिप है वो कहीं पे रैम्प डाउन हुआ है एक बड़े क्लाइंट का, और इस रैम्प डाउन का इम्पैक्ट जो है वो Q4 में भी देखने को मिलेगा और इसके चलते कहीं पे वीकनेस जो है इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में लगभग 97% का फॉल जो है हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला, क्योंकि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है अभी सिर्फ 4 करोड़ की है इस क्वार्टर में, क्योंकि प्रोविजनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। कहीं पे स्ट्रेस जो है माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा एविडेंट इस कंपनी में हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं NCC। यहाँ पे भी हमने देखा कि प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ डिप जो है देखने को मिला, क्योंकि EBITDA मार्जिन पे भी प्रेशर था और इसी के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो लगभग 12% से ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। अगर हम बात करें PI इंडस्ट्रीज की तो यहाँ पे भी अक्रॉस ऑल द फ्रंट जो है एक डिक्लाइन सीक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिला। रेवेन्यू की अगर बात करें तो वहाँ पे 14% का फॉल और प्रॉफिटेबिलिटी में लगभग 27% का फॉल जो है देखने को मिला। EBITDA मार्जिन में भी प्रेशर था। आगे जाके कमेंट्री जो है इस स्टॉक में देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में ये स्टॉक जो है डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा फोकस में था, बट इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में कहीं पे रेवेन्यू में तो गिरावट नहीं देखने को मिली, बट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वहाँ पे
डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला हमें। इसके अलावा बात करते हैं कहीं पे अपोलो टायर्स की, इस स्टॉक में हमें कहीं पे मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले, क्योंकि हालांकि रेवेन्यू जो था वो अनुमान से ज़्यादा था, बट प्रॉफिटेबिलिटी में डिप देखने को मिला, क्योंकि एबिडा मार्जिन पे प्रेशर जो था इस क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा एविडेंट हमें देखने को मिला था। इसके अलावा ऑरोबिंदो फार्मा में भी हमने ऐसे ही कुछ होते हुए देखा। रेवेन्यू जो था वो एक ऑल टाइम हाई लेवल पे है, रेवेन्यू में भी एक बीट देखने को मिला, बट प्रॉफिटेबिलिटी में अगर बात करें तो 10% की गिरावट जो है इस क्वार्टर में देखने को मिली। मदरसन वायरिंग की बात करें तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का मानना यह है कि एक्विजिशंस जो है इसके चलते हुए कहीं पे एक्सपांशन जो कंपनी में देखने को मिला, इसकी वजह से फॉल जो है इस क्वार्टर में हमें दिखा था। आधार हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात करें, नंबर्स तो काफ़ी अच्छे थे, बट ओवरऑल आज के दिन में आरबीआई एमपीसी मीटिंग की वजह से जो रेट कट्स आएंगे और उसका क्या इंपैक्ट होगा वो देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि और इसी के चलते हुए नंबर्स से ज़्यादा जो आरबीसी एमपीसी मीट का जो आउटकम रहेगा उसके चलते हुए स्टॉक पे नजर रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। रैमको सीमेंट्स की बात करें तो वहाँ पे भी एक मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ एक मिक्स देखने को मिली, एबिडा मार्जिन में कहीं पे एक गिरावट देखने को मिली, बट एक मिक्स सेट ऑफ नंबर्स ओवरऑल जो है रैमको सीमेंट पे। आखिर में बात करते हैं कुछ ऐसे कंपनी जहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए थे। सबसे पहले आता है गल्फ ऑयल। यहाँ पे अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कंपनी की तरफ से। अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की तो 17% का ग्रोथ जो है सीक्वेंशियल बेसिस पे है, और एबिडा मार्जिन में भी एक्सपेंशन था। भारतीय हेक्साकॉम की भी बात करें तो वहाँ पे भी एक अच्छे नंबर्स सीक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिले, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो लगभग 3% से बढ़ी है और एबिडा मार्जिन लगभग 300 बेसिस पॉइंट से बढ़े हैं। और आखिर में बात करते हैं बीएससी की भी। हालांकि जो ओवरऑल रेगुलेटरी कंसर्न्स थे इसके चलते हुए भी बीएससी में एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, रेवेन्यू में और प्रॉफिटेबिलिटी में 100% से भी ज़्यादा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है देखने को मिला था। हालांकि इस क्वार्टर में एक वन ऑफ इंपैक्ट हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से सीक्वेंशियल फॉल प्रॉफिटेबिलिटी में था, बट अगर हम उसको एक्सक्लूड करें तो अच्छा प्रदर्शन बीएससी की तरफ से भी देखने को मिला। तो नंबर्स के दम पे आज के दिन में अच्छे रिजल्ट की बात करें तो कहीं पे बीएससी जैसे कंपनीज पे नजर रहेगी, और अगर हम वीक नंबर की बात करें तो जैसे सोनाटा हो गया, पीआई इंडस्ट्रीज हो गया, इन कंपनीज पे हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। बिल्कुल, तो नतीजों के दम पर कई सारे स्टॉक्स, लेकिन इसके अलावा खबरें कहां से निकल कर आई है, गौरव ये भी बताएं। जी हाँ, अगर हम खबरों के दम पे बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस टावर्स की। इंडस टावर्स, भारतीय हेक्साकॉम और भारतीय एयरटेल, ये तीनों स्टॉक्स फोकस में रहने वाला है, क्योंकि भारतीय एयरटेल जो है वो लगभग 12,700 टावर्स जो है वो सेल करने वाला है इंडस टावर्स को, और इसकी कॉस्ट होने वाली है 2,174 करोड़ रुपीस। भारतीय हेक्साकॉम भी कहीं पे 3,400 टावर्स जो है वो सेल करेगा, जिसकी कॉस्ट रहेगी 1,134 करोड़ रुपीस। इसके अलावा बात करते हैं आईटीसी। नतीजे तो वीक थे ही, बट इसके साथ साथ कंपनी ने कहीं पे कहा है कि 100% एक्विजिशन जो है वो कंपनी करने वाली है एम्पल फूड्स में। इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो 131 करोड़ की रहने वाली है। वेदांता की बात करें तो यहाँ पे फंड रेजिंग के लिए एक मीटिंग होने वाली है। फेब 11 को ये मीटिंग होने वाली है, जिसमें कंपनी जो है वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू फंड रेज जो है उसके ऊपर विचार कर सकती है। एडलवाइस फाइनेंस की भी बात करें तो यहाँ पे भी 7 फरवरी को एक मीटिंग होगी, जब भी कंपनी जो है वो फंड रेजिंग के ऊपर तो डिस्कस करेगी, और इसी के साथ साथ Q3 के नंबर जो है उसके ऊपर भी डिस्कस करेगी, और ये जो नंबर्स है वो पब्लिश करेगी। इसके अलावा बात करते हैं डॉक्टर रेड्डीज की। यहाँ पे कंपनी ने कहीं पे कोलैबोरेशन में एंटर किया है हेनलियम कंपनी के साथ, हेनलियस कंपनी के साथ। इसके चलते ये जो कंपनी है वो कमर्शियलाइज करेगी उनके प्रोडक्ट्स यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में। आखिर में बात करते हैं ऑरोबिंदो फार्मा की। यहाँ पे कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दी है 80% स्टेक खरीदने के लिए एक टेर्जिन बायोटेक कंपनी में, जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो लगभग 11 करोड़ होने वाली है। तो खबरों के दम पे आज के दिन पे इन सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र जरूर बनी रहेगी। खबरों के दम पर कई सारे स्टॉक्स, और इसके अलावा याद रखिए जोमेटो ने कल नेम चेंज अनाउंस किया है, जहां पर कंपनी का नाम बदलकर अब इटर्नल हो जाएगा। लेकिन याद रखिए जोमेटो के ऐप के नाम में कोई चेंजेस नहीं होगा, वो जोमेटो ही कहलाएगा। तो जोमेटो के नेम चेंज के दम पर यहां पर भी अपनी नज़र रखें। लेकिन इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए ही है। और सबसे पहले आईटीसी स्टॉक के नतीजे आए थे, ओवरऑल नतीजे अनुमान से कमजोर रहे, लेकिन सिगरेट वॉल्यूम्स की बात करें तो ये अनुमान से बेहतर रहे। रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन कंसर्न्स थे, जिसके चलते मार्जिन्स कंप्रेस होते हुए नजर आए, 34.2% के आसपास मार्जिन्स, और कई ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया भी थोड़ा सा ब्लीक होता हुआ नजर आया नतीजों के बाद। कुणाल, टेक्निकल्स पर देखें तो आईटीसी स्टॉक पर आपकी क्या राय होगी? फिलहाल अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी। लगातार पिछले 4 दिन से स्टॉक में हमें एक गिरावट देखने को मिली है। कल के दिन में 441 के अराउंड स्टॉक ने क्लोज दिया हुआ है। यहाँ से फर्दर गिरावट भी देखने को मिल सकती है 430 से लेके तकरीबन 420 के लेवल तक। अगर ये 420 के लेवल को अप्रोच करता है तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी।
एंड ऊपरी लेवल की बात करें तो 457 458 458 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर जो कि उसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर आपको ये 500 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो करंट लेवल पे, प्रेजेंट लेवल पे इसको अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी। लेवल्स पर अवॉइड करने की सलाह। आईटीसी पर कई सारे स्टॉक्स पर हमें अभी भी चर्चा करनी है हमारे मेहमानों से, लेकिन इस बीच ब्रोकरेज रिपोर्ट आज सुबह कहां से निकल कर आई है, रविंदर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर बताएं। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हीरो मोटोको से, जहां पर कंपनी ने कल तीसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए थे और उस पर कुछ ब्रोकरेज नोट आ रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिटी से, जहां पर सिटी ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 5,400 का रखा है। जहां पे सिटी का मानना है कि जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है वो अभी भी चैलेंजिंग बना हुआ है हीरो के लिए, और जो हीरो का मार्केट शेयर है उसमें अभी प्रेशर देखने को मिल सकता है। सिटी ने वॉल्यूम एस्टिमेट कट किया है 4% से ज़्यादा ओवर FY 25 से 27 के बीच में। इसी के साथ साथ जेफरीज ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 5,075 का रखा है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है ब्रिटानिया इंडस्ट्री, जहां पर ब्रिटानिया पर CLSA ने नोट निकाली है और उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 5891 का रखा है, जहां पे उन्होंने कहा है कि जो लोअर देन एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय कॉस्ट था उसके चलते कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है उसमें मिस देखने मिला और हाई कमोडिटी इन्फ्लेशन जो है देखने मिला वीट, पाम ऑयल और कोका में। मैक्वारी ने मेंटेन रखा आउट परफॉर्म रेटिंग ब्रिटानिया पर और टारगेट प्राइस जो है 4,500 का रखा है, जहां पर उनका कहना है कि जो मैनेजमेंट का जो क्लैरिटी रहेगा प्राइस ट्रेंड और डिमांड ट्रेंड को लेकर वो एक वॉचेबल रहेगा। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है भारतीय एयरटेल, जहां पर यूबीएस ने मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 1705 का रखा है, जहां पर उनका कहना है कि जो होम ब्रॉडबैंड सेगमेंट था उसका जो परफॉर्मेंस था स्लाइटली अहेड रहा है और एस्टिमेट और जो कैपेक्स इंटेंसिटी है वो अभी भी हाई बना हुआ है। ट्रेंड भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर ट्रेंड ने कल तीसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए थे और उस पर भी कुछ ब्रोकरेजेस नोट आ रही है, जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 8,032 का रखा है, जहाँ पर उनका कहना है कि जो फैशन सेगमेंट का जो परफॉर्मेंस था वो स्लाइटली वीक था और जो मैनेजमेंट है वो ऑप्टिमाइज कर रहा है स्टोर पोर्टफोलियो। बर्नस्टीन ने मेंटेन रखा आउट परफॉर्म रेटिंग ट्रेंड पर और टारगेट प्राइस जो है 6,900 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो स्टोर एडिशन पिकअप है वो एक की पॉजिटिव है ट्रेंड के लिए और जो वैल्यूएशन है 24 मंथ फॉरवर्ड पी का वो लोएस्ट है सिंस 2021। जेफरीज ने भी जो है नोट निकाली ट्रेंड पर और उन्होंने मेंटेन रखा होल्ड रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 5,800 का रखा है, जहाँ पर उनका कहना है कि कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन है वो चीप नहीं है और उन्होंने EPS एस्टिमेट कट किया 1 से 9% ओवर FY 25 से 27 के बीच में। SBI भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर जेफरीज ने मेंटेन रखा बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस 970 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो स्टडी अपटिक देखने मिला है डिपॉजिट ग्रोथ में वो एक की पॉजिटिव है SBI के लिए और जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो सपोर्ट करेगा 12 से 13% के लोन ग्रोथ के लिए। नुवामा ने भी जो मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस 950 का रखा है और मैक्वारी ने आउट परफॉर्म रेटिंग में रखा है मेंटेन और टारगेट प्राइस 700 का रखा है। आखिर में आज ITC भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पे कल ITC ने तीसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किया था और इसी के साथ साथ ITC ने एक एक्विजिशन किया था तो उसके ऊपर नुवामा ने नोट निकाला है। उन्होंने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस 571 का रखा है। उनका कहना है कि नुवामा ITC ने जो एक्विजिशन किया है प्रसुमा का वो एक मेजर प्लेयर है फ्रोजन, चिल और RTC फूड में और जो एक्विजिशन का जो EV टू सेल्स है वो ऑलमोस्ट 2.3 टाइम्स है ओवर FY 25 के लिए, जो कि रीजनेबल है। स्टॉक्स इस पर अब विस्तार में चर्चा करेंगे, हमारे मेहमानों से उनका नजरिया भी लेंगे, लेकिन बात आके रुकी हुई है वो RBI पॉलिसी पे आके रुकी हुई है। बाजार की अगले 10 दिन के डायरेक्शन पॉलिसी तय कर देगा। आज ये पॉलिसी 10 बजे आएगी, तो अगले 10 दिन का डायरेक्शन आज 10 बजे आपको पता लग जाएगा। लेकिन ठीक उससे पहले ही हम थोड़ा बहुत आपके सामने एक व्यू पॉइंट रखना चाहते हैं। मार्केट के वॉइसेस, अलग अलग तरह के सोर्सेज, उन सब को कलेक्ट करने पे हमारे रिपोर्टर काफ़ी होशियार हैं और उन्होंने इस बार भी वही काम किया। RBI गवर्नर क्या आप बोल सकते हैं उसको लेकर एक पॉइंट, एक एनालिसिस करने की कोशिश की है। हमारे साथ अंकुर मिर्सा जुड़ रहे हैं। RBI आज के जो नए गवर्नर आए हैं संजय मल्होत्रा जी, आज अपनी पहली बार पॉलिसी जारी करेंगे। इस बार की पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती तो एक बात है ही है, इसके अलावा और क्या क्या बोल सकते हैं ये बताने के लिए खुद अंकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर जी बताइए जरा, आप RBI गवर्नर के ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं, आप जरा बताइए क्या क्या है इस समय। जी हाँ, कुछ ही देर में नए अपॉइंटेड गवर्नर संजय मल्होत्रा मॉनेटरी पॉलिसी पेश करेंगे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो जाहिर सी बातें रहेगी कि इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव होता है कि नहीं, क्योंकि मार्केट का वाइड एंटिसिपेशन तो यही है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट होने वाला है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ इस बार है वो है लिक्विडिटी सिचुएशन, जो कि पिछले पॉलिसी से इस पॉलिसी में और भी जो सिचुएशन है वो डिटेरिएट हुए हैं। हालांकि रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं बीच में लिक्विडिटी को अरेस्ट करने के लिए। पिछली पॉलिसी में CRR कट जरूर हुआ था और
उसके बाद अभी OMOs का अनाउंसमेंट हुआ, साथ ही साथ VRR के ऑक्शन अनाउंस हुए। तो चूंकि यहाँ पे सेंट्रल बैंक ने ऑलरेडी कदम उठाए हैं, तो इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार भी CRR कट की गुंजाइश बनती है कि नहीं। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन और ग्रोथ का गाइडेंस है वहां पे कोई बदलाव होता है, क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर का पिछली पॉलिसी में बदलाव जरूर हुआ था, 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया था, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो वहां पर वो ग्रोथ का गाइडेंस और भी फर्दर रिड्यूस हुआ था। तो न सिर्फ इस वित्त वर्ष की बल्कि अगले वित्त वर्ष में भी क्या ग्रोथ का गाइडेंस रहता है, इस पर सारी निगाहें रहेंगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो और स्टेप्स हैं, जो कई तरह से इश्यूज चल रहे थे, जैसे LCR अनाउंस हुआ था, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है या नहीं, ये सारी बातों पे नजर रहेगी इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी पे। ठीक है, तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नोटिस होंगे। हालांकि खुशी हो रही है देख के कि 7% के आसपास का Q2 FY 2016 के आसपास का हमारा जो GDP का अनुमान है वापस से 7% ऊपर है, और इन्फ्लेशन कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगती। ये पोल भी है जिसमें 72% लोग ये कह रहे हैं कि भाई 0.25% का रेपो रेट कट आएगा। CRR आ जाए तो और भी अच्छा है, बट CRR के चांसेस कम है, रेपो के ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि सिस्टम के अंदर बैंक टू बैंक ज़्यादा मैटर करता है। खैर, आशीष चतुर्मोता, कुणाल परार मेरे साथ बने हुए हैं। आशीष भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। बैंक निफ्टी ले सकते हैं सर? मैं बैंक निफ्टी थोड़ा रखूंगा अभी लेके। आशीष भाई जी, तो गुड मॉर्निंग डिम्पी। देखिए, हमारा तो व्यू काफ़ी पॉजिटिव है पूरे बैंकिंग बास्केट पे। सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि जो क्रेडिट ग्रोथ आपको इस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में भी कुछ बैंक्स ने दिखाई वो काफ़ी अच्छी, जैसे कल SBI की 14% की लोन ग्रोथ आई, ICICI ने एक अच्छे नंबर्स पोस्ट किए थे एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में। साथ ही साथ जो हम स्लिपेजेस के नंबर देख रहे हैं वो भी रीजनेबल है, और नेट NPS के नंबर भी हमें इन बैंक्स के काफ़ी रीजनेबल नज़र आ रहा है। और ऐसे इन्वायरमेंट में अगर से रेट कट आता है तो वैल्यूएशन भी हमने देखा है कि जैसे SBI की बात करें तो 0.97 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 27 की एस्टिमेटेड बुक वैल्यू के सामने। वहीं अगर से ICICI बैंक, HDFC बैंक की बात करें तो 2.5 टाइम प्राइस टू बुक पे ये बैंक्स ट्रेड कर रहे हैं। तो ये अपने जो एक 5 ईयर बैंड, 10 ईयर बैंड का आप इनका एवरेज प्राइस टू बुक देखें, उसके कंपैरिजन में बहुत ही रीजनेबली वैल्यूड है और बहुत ही रीजनेबली वेल प्लेस्ड है। और मुझे लगता है उसकी वजह से एक अच्छी यहाँ पर पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एज अ इन्वेस्टर। और इस सिचुएशन में अगर से रेट कट आता है तो मेरे हिसाब से तो बैंकिंग बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा सकता है। अब रही बात बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी ऑब्वियसली 50,000 के आसपास, 50,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज से स्लाइटली नीचे है। तो आज का ये इंपॉर्टेंट दिन कहीं ये इंडिकेट करेगा कि अगर से बैंक निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, और जो कहीं ना कहीं इसको 51,500 से 52,000 की ट्रेजेक्टरी पर लेकर जाने की पूरा दमखम रख सकते हैं। टेकन है सर, आप जो बात बता रहे हैं हम भी इसको नोटिस कर रहे हैं। हमारे भी यही कैलकुलेशन है कि अगर तेज़ी आई तो अच्छी तेज़ी आएगी, फिर आप छोटी मोटी तेज़ी से संतुष्ट ना होइएगा, फिर बैक टू बैक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। आशीष भाई जल्दी जल्दी ना 2-3 शेयर आपसे पता कर लेता हूँ, जरा गाइड करते जाइएगा। पहला है IEX, आज और चलेगा क्या? कल भी अच्छा चला, परसों भी अच्छा चला। IEX और चलेगा आज? डिम्पी देखिए, मैं इसको फंडामेंटली तो हम इसको अभी ज़्यादा ट्रैक नहीं कर रहे हैं, बट जब मैं टेक्निकली स्टॉक को देख रहा हूँ तो एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म में बेस स्टॉक ने 170 के ट्रैजेक्टरी पे बनाया। हम जिस तरह से वॉल्यूम का पिकअप देख रहे हैं राइज में, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक अच्छी रैली टेक्निकली यहाँ देखने को नजर आ सकती है। तो मेरे हिसाब से प्योर टेक्निकल प्रोजेक्शंस पे देखूँ तो 200-210 तक की एक तैयारी मुझे लगता है IEX के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। आशीष भाई मैं आपसे एक फार्मास्यूटिकल्स का काउंटर पूछूं तो आप कौन सा नाम लोगे? डिविस लोगे, ल्यूपिन लोगे, सिप्ला लोगे, बायकॉन लोगे, या फिर एल्केम लैब लोगे? एक शेयर चाहिए बस। बिल्कुल डिवीज लैब लूंगा, क्योंकि CDMO पे हम बहुत ही पॉजिटिवली प्लेस्ड है। निश API के अंदर में कंपनी काम कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बहुत अच्छी आई है। इनका जो कस्टम सिंथेसिस का बिजनेस है उसका कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा बढ़ा है। ऑल इन ऑल CDMO हमें लगता है कि आने वाले 3-5 साल तक CDMO का एक ट्रेंड
पॉजिटिव बना रहेगा और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली जो आपने नाम दिया उसमें डिवीज लैब पे रहेगा। अब आप टेक्निकली देखेंगे, डेटा से देखेंगे तो स्टॉक में एक बहुत अच्छा ओआई लॉन्ग बिल्डअप भी बना है, और आप टेक्निकली देखेंगे तो स्टॉक में 6000 से 5900 के आसपास एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। ये सपोर्ट लेवल अगर से स्टॉक होल्ड कर गया तो मैं तो मानता हूँ 7000 7200 तक की अपसाइड डिवीज लैब के स्टॉक में थोड़ा पोजिशनली देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में भी बना हुआ है। ठीक है, डन। ट्रेंट के अंदर कल भी थोड़ा प्रेशर आया था, टाटा ग्रुप की कंपनी है। कुणाल परार, एक बार जरा आप चेक करेंगे ट्रेंट, ये शेयर अपना बॉटम ढूंढ रहा है या फिर अभी दिक्कत बढ़ेगी? और वेल काफी अच्छी गिरावट हमें कल के सेशन में देखने को मिली है। 7 से 8% डाउन था। रिसेंट का जो सपोर्ट था वो भी काउंटर ने ब्रेक कर लिया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से और गिरावट बढ़ सकती है और ये गिरावट में स्टॉक निचले लेवल पे 4950 तक भी आ सकता है। सो डेफिनेटली अगर 4950 अगर ये स्टॉक अप्रोच करता है तो वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। तो हम यहाँ पे शॉर्ट करके भी नहीं जा सकते, क्योंकि पिछले 3-4 दिन में जो गिरावट देखने को मिली है उसके बेस पे प्रॉपर एसएल भी नहीं बन रहा है। सो शॉर्ट करने की सलाह तो नहीं है। 4950 आता है तो वहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हो। ठीक है, बड़ा पैसा दो फाइनेंस कंपनीज में बन सकता है। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि जियो फाइनेंस लो, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं पुरानी कंपनी बजाज फाइनेंस में जाओ। आशीष भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनेंस वाली कंपनी इन दोनों में से चॉइस करनी हो और बड़ा पैसा बनाना हो तो जियो फिन में जाएं या फिर बजाज के फिन में जाएं, यानी कि बजाज फाइनेंस में जाएं? क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं डिम्पी, देखिए क्योंकि जियो फाइनेंशियल्स में बड़ा करेक्शन आया है, जब ऐसे स्टॉक रिकवर होते हैं तो इनकी जो रिकवरी आती है वो काफ़ी शार्प होती है। बट अगर से मुझे स्टेबिलिटी के साथ देखना हो, कंसिस्टेंसी के साथ देखना हो, और एक जिसको मैं कहूँगा श्योरिटी, तो मैं बिल्कुल बाजार में यूज़ नहीं करता ये वर्ड, क्योंकि हमारा मानना है बाजार में एक 100% कोई चीज़ नहीं होती, बट एक बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है वो मुझे लगता है बजाज ट्विंस की तरफ से आ सकता है, और खासतौर पर बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू आ सकता है। और जैसा आपने कंजम्पशन बूस्ट ये इस बजट के बाद देखेंगे, इसका डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी को मिलेगा, क्योंकि इनकी 60% ये आज की डेट में भी कंज्यूमर फाइनेंस के पूरे बिजनेस को डोमिनेट करता है। एक मोनोपोली, बहुत बड़ी मोनोपोली कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस की इस स्पेस में बनी हुई है। तो मैं तो मानता हूं कि बजाज फाइनेंस पे बेट करना चाहिए, और स्टॉक मेरा मानना है 10,000 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ हमें नजर आता है करंट लेवल्स पर, और साथ ही साथ कोई भी डिप जो 8300 के आसपास है वो बहुत अच्छा एरिया होगा जहां पर पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशंस को एवरेज भी कर सकते हैं। एज अ डिस्क्लोजर, बजाज फाइनेंस हमारे पोर्टफोलियोज एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है सर। और आपने कहा भी बजाज फाइनेंस, इसके चार्ट्स वगैरह भी आप देखेंगे ना, आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा चार्ट, और आपको लगेगा बढ़िया ब्रेकआउट के लिए भी तैयार है ये। विवेक कारवा भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। विवेक सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज मान लो पॉलिसी में 0.25% का कट आ भी जाता है तो बाजार के लिए ये कितना हेल्दी है? मैं कितना हेल्दी इसलिए पूछ रहा हूँ कि बाजार को बहुत ज़्यादा तेज़ी देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा, या थोड़ी बहुत देगा तेज़ी? मुझे लगता है कि अगर 0.25 अगर कट होता है तो एक सेंटिमेंट बूस्ट मिलेगा बाजार को, और कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बाजार मतलब ऑलरेडी दिमाग में लेके चल रहा है कि ऐसा कट आ सकता है करके। तो सेंटिमेंटली बहुत अच्छा होगा बाजार के लिए, क्योंकि अगले फिर आपको दिखेगा अगले 1-2 महीने में ये ट्रेजेक्टरी आपके चेंज हो सकता है और एक बुलिश नजरिया बन सकता है। लेकिन जो आज की पॉलिसी है, अब मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि रेट कट नहीं होगा, स्टेटस को रहेगा। इसकी एक मेजर रीजन ये है कि जो रुपी ऑलमोस्ट 88 को टच कर रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर रेट कट आरबीआई करता है तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है रुपी के लिए, और अगर रुपी और ओवरशूट करता है तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हमको वापस देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक थोड़ा सा करेंसी स्टेबल नहीं हो जाता है, आरबीआई हो सकता है कि बोल दे कि अगले मीटिंग तक हम लोग रेट कट नहीं करें। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर मैं गलत हूँ और रेट कट होए। मैं भी यही चाहता हूँ कि रेट कट हो, लेकिन दिमाग और दिल अलग अलग सोच सकता है कभी कभी। तो मेरा दिमाग तो ये कहता है कि नहीं होगा, और दिल कहता है कि अगर हो जाता तो मार्केट के सेंटीमेंट के लिए बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, दिल सभी ये कह रहा है कि नहीं हो जाए, और क्या पता सरप्राइज भी कुछ आ जाए। आरबीआई गवर्नर की तरफ से देखने वाली चीज होगी। दो और एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल से शिवांगी साड़ा है, अभिषेक जी, और इसके अलावा अभिषेक जी एक मिनट रुकिए जरा।
ये जरा विवेक कारवा जी को वापस लेके आइए जरा। विवेक सर, ये फिर दिल की बात माननी चाहिए कि दिमाग की बात माननी चाहिए? आप कह रहे हैं दिल और दिमाग आपका अलग अलग कह रहा है, तो किसकी बात माननी है फिर? रिलेशनशिप की बात हो, दोस्ती की बात हो, तो दिल की बात ज्यादा माननी चाहिए। और जब हम लोग बाजार में बैठे हैं तो डेटा इज किंग। बस, तो आप अगर सिर्फ डेटा देखोगे, मतलब आज मैं टेक्निकल एनालिस्ट जो है अपने उन दोस्तों से तो यही सीखता हूँ कि चाहे आप टीवी बंद कर दो, सब कुछ दुनिया में बंद करके एक अंधेरे कमरे में खाली टेक्निकल चार्ट खोल के अगर बैठ जाओ तो क्या होता है, खाली बेस्ड ऑन डेटा आपका बाइंग सेलिंग होता है, राइट? तो दिमाग तो यही कह रहे हैं तो बाजार में तो दिमाग की सुननी पड़ेगी। ठीक है जी। तो अभी आप जब हम हेडलाइंस बनाएंगे ना सर, तो लिखेंगे विवेक कारवा ने कहा है कि दिल ना लगाइए, दिमाग लगाइए बाजार के अंदर, और आधे % का कट को वैसे दिमाग से कैलकुलेशन कीजिए, दिल ना लगाइए, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। हाँ जी अभिषेक जी, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, माफी चाहता हूँ। शिवांगी, आपके ट्रेड से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए आज आप क्या खरीदने की सलाह देंगी? जी बिल्कुल, ट्रेड सेटअप से पहले मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। आई थिंक बहुत ही एक मेरा लाइफ का मोटो रहा है कि फॉलो योर हार्ट बट टेक योर ब्रेन विथ यू। तो दिल दिमाग दोनों की सुननी चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द मार्केट्स, ऑफ कोर्स मार्केट्स में थोड़ी बहुत हमने देखी है कंसोलिडेशन हुआ है कल के सेशन में, एंड कहीं ना कहीं हम पॉलिसी का भी अवेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पसंदीदा काउंटर अभी जो शिफ्ट फोकस हो रहा है वो है डायग्नोस्टिक स्पेस में। तो लॉरस लैब्स मेरे रडार पे है। अपने प्रीवियस जंक्चर जोन्स 620 का जो हुआ करता था वो क्लस्टर जोन था जो सरपास नहीं कर पा रहा था पिछले 5-6 बार से, वो सरपास करते हुए दिखा है स्टॉक। और पिछले 2 दिनों में वॉल्यूम सर्ज के साथ हमने देखा है ये स्टॉक में बढ़त देखने को मिली है। तो यहाँ पे 660 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है, 625 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 60 रुपए का टारगेट लॉरस लैब्स के लिए, 625 रुपए का स्टॉप लॉस, तो 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है, 25 रुपए ऊपर का टारगेट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से बढ़िया काउंटर, और वैसे भी फार्मा फ्लेवर में है। लॉरस लैब्स आपके रडार पर होना चाहिए। रचित, फटाफट आप भी अपनी ट्रेड बता दीजिए, आप क्या खरीदेंगे आज? सर एक मिनट लेना चाहूंगा क्योंकि एक लाइन में तैयार करके आया था और माहौल बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है। तो देखिए, आरबीआई की पॉलिसी है और रिश्ता तो पहले पक्का हो गया था, बट आज मुंह दिखाई होने वाली है। ये डिम्पी सर जिस तरीके से बात करते हैं, मैंने ये लाइन तैयार करी थी। सो वी रियली हैव टू वेट फॉर इट एंड सी एज टू हाउ ही कम्स आउट विद हिज माइंडसेट। उसके बाद ही मार्केट में आप कोई कॉल लें, वो बेटर रहेगा। बट क्योंकि कुछ रिजल्ट्स अच्छे आए हैं उनके लाइंस में, मेरे पास 2 कॉल है। हीरो मोटोकॉर्प, आप देखिए 125 सीसी सेगमेंट ने जिस तरीके से आउट परफॉर्म किया है, इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे पहले टारगेट के बहुत पास ही खुल रहा है ये। बट एनी हाउ, स्टॉप लॉस 4160 का होगा, टारगेट 4325 को ये क्रॉस कर चुका है। 4480 का दूसरा टारगेट होगा जिसके लिए आप इसमें पोजीशन बनाएं। स्कूटर सेगमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा है, बट मोटरसाइकिल सेगमेंट वापस रिवाइव कर रहा है। दूसरा, जिस तरीके से आरपू के नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिखे हैं और भारतीय एयरटेल में जिस तरीके से कल रिजल्ट प्रेजेंट हुए हैं, भारतीय एयरटेल करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। और 1599 के स्टॉप लॉस के साथ 1667 के टारगेट के साथ आप इसमें भी ट्रेडिंग पोजीशन ले सकते हैं। रचित भाई, एक चीज बताइए, अभी आप जो कह रहे थे कि मतलब मुंह दिखाई बाकी है, रिश्ता पक्का हो गया, आप ऐसा कह रहे हो? जी सर, शादी के बाद होती है ना मुंह दिखाई, जब बहू घर आती है। बिना मुंह दिखाई रिश्ता पक्का हो गया? सर, शादी के बाद जब घर आती है बहू, अच्छा, मतलब शादी वादी हो गई उसके बाद की मुंह दिखाई है? जी 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 जी। अच्छा, मेरे को लगा बिना मुंह दिखाई रिश्ता कैसे पक्का हो गया। तो शादी वादी हो गई है, तब बहू घर पे आई है, तब वही मुंह दिखाई हो रही है। चलो ठीक है, ये बढ़िया है। आज तो शिवांगी ने भी देखो अपनी लाइन बताई है। शिवांगी कहती है कि दिल की बात जरूर सुननी चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर मारना चाहिए। और विवेक जी ने आज बात छोड़ दी, वो कह रहे हैं कि नहीं दिल की बात तो मेरा कुछ कहता है, दिमाग मेरा कुछ कहता है। तो आज थोड़ा इमोशन, मेरे को लगता है भाव और भावनाओं का गेम है मार्केट के अंदर। अपनी भावनाओं को सबको संभाल के रखना चाहिए, भाव तो जो स्क्रीन पे दिख ही रही हैं। कुणाल परार जी, आपका भी कुछ है दिल और दिमाग वाला इशू? वेल डिम्पी जी, मैं यही सोच रहा था, नो डाउट हमारे तीन पैनलिस्ट दिल की बात सुनते हैं, दिमाग की भी बात सुनते हैं,
लेकिन जब भी ये टीवी पे लाइन आती है कि दिल की बात सुनो, शाहरुख खान जी की एक बहुत ही बढ़िया लाइन है कि दिल की बात सुनो, मुझे कभी समझ में नहीं आता कि दिल की बात होती क्या है। क्या दिल भी जब बात करता है इतनी बातें मत सुनो वरना ब्लॉकेजेस हो जाएंगे और आपको जाना पड़ेगा हार्ट सर्जन के पास। तो नो डाउट सबकॉन्शियस ना माइंड होता है, हम कुणाल उसकी जी बात ऐसे मत सुनते बोलो हैं। जी, सुनो मेरी बात, दिल की सुनो मेरी बात, एक मिनट कुणाल जी, दिल की बात बहुत जोर से आती है, क्या बात बोल रहे हो आप? मेरे साथ में बैठा, मैं दूसरे की दिल की बात सुन लूंगा? दिल की बात तो बहुत जोर से आती है, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसा ना बोलो, कईयों का दिल टूट जाएगा अगर आप ऐसे बात बोलोगे तो। अगर ऐसा ठीक है, है कोई तो बात माफी नहीं। अब मांग मेरे लेता सहयोगी हूँ। मानसी भी आ चुकी है और मानसी कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ा रही है। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। रचित भाई आप भी बोलना, फिर मानसी आपसे करती है बातचीत। सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि पराग भाई चार्ट्स में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, थोड़ा उनका दिल भी मैकेनिकल और मेडिकल पैरामीटर्स में ज्यादा जा रहा है, इमोशनल क्वांटम थोड़ा कम हो गया है। हाँ देख लो जी, क्या हो रही है आपकी शिकायत मानसी? डिम्पी, इतना अच्छा लग रहा है आज सुबह सुबह, मतलब इतने हल्के फुल्के अंदाज में कार्यक्रम की शुरुआत, और इस वक्त भी इस तरह की कॉन्वर्जेशन बातचीत हो रही है। चलिए, बाजार की चाल तो हम देख ही रहे हैं, सपोर्ट्स तो बिल्ड होता हुआ दिख ही रहा है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स भी लगातार इस वक्त देखिए इंपॉर्टेंट इवेंट से भी ठीक पहले अपनी राय, अपनी एनालिसिस तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपना नज़रिया बाजार पर और ओवरऑल सेंटिमेंट कैसे बन सकता है, रैशनली कैसे सोचा जाए, इस पर भी बातचीत आपके साथ कर रहे हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्री ओपन टिक्स इस वक्त आप देख रहे हैं बढ़त के साथ ही शुरुआत के संकेत बाजार के 23,650 के लेवल्स के आसपास करीब 50 अंकों की मजबूती, 102 अंकों की मजबूती, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स अप मूव बैंक निफ्टी में दिखाने की शुरुआत, और 50 से 70 अंकों की मजबूती निफ्टी में भी। सेंटिमेंट्स ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, मिले जुले संकेत विदेशी बाजार से। और आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पहली पॉलिसी नई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में ये है। 5 साल बाद ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद भी लगाई जा रही है और 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट एंटिसिपेटेड है। सो इंपॉर्टेंट इवेंट, और इस इवेंट से ठीक पहले इस वक्त सेंटिमेंट्स जो है ठीक ठाक ऑन दी फेस ऑफ इट्स तो नजर आ रहे हैं। बाजार की शुरुआत पर नजर रहेगी, लेकिन इस बीच नवरत्न शेयर्स की सूची भी जान लेते हैं, और क्रेडिट पॉलिसी से पहले और क्रेडिट पॉलिसी के बाद हमारे साथ एक्सपर्ट्स की पैनल जुड़ेगी, उनसे भी बातचीत हमें करनी है। अशेषा फिलहाल नवरत्न की सूची लेकर हमारे साथ जुड़ गई है। गुड मॉर्निंग अशेषा, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। तो 9 के नवरत्न में सबसे पहले आईटीसी से शुरुआत करेंगे, जहां पर नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे, मार्जिन्स पर इस तिमाही में दबाव दिखा। सिगरेट वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी थी, लेकिन उसके बावजूद नतीजों की बात करें तो ओवरऑल कमज़ोर नतीजे ही रहे। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज नतीजे काफ़ी अच्छे, लेकिन मैनेजमेंट की कॉमेंट्री, प्राइस हाइक्स और डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर क्या निकल कर आती है, उस पर सबकी नज़र रहेगी। प्री ओपन में 1% की तेज़ी के साथ कारोबार। सीमेंट सेक्टर से रैमको सीमेंट के नतीजे आए, जहाँ पर वॉल्यूम्स अनुमान से कमजोर रहे और एबिटा भी अनुमान से कमजोर रहा, तो जिसके चलते 2.5% की गिरावट रैमको सीमेंट्स पर भी दिखी है। बीएसई की बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, जहां पर नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। याद रखिए सेबी ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पर काफ़ी सख्त नियम लगाए हैं, उसके बावजूद नतीजे अनुमान से बेहतर रहे और नुवामा ने खरीदारी की राय बरकरार और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 7,250 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। केमिकल सेक्टर से पीआई इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, जहां पर नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है कॉन कॉल में आज शाम को, उस पर सबकी नजर रहेगी। तो लेकिन नतीजे तो काफ़ी कमज़ोर ही रहे, 3% की गिरावट के साथ कारोबार यहाँ पर दिखा है। ज़ोमैटो पर बात करेंगे, जहां पर कंपनी ने अपना नाम बदला है, जहां पर एटर्नल के नाम से कंपनी अब कहलाई जाएगी। ऐप में कोई चेंजेस नहीं, लेकिन फिर भी नेम चेंज के चलते ज़ोमैटो। वेदांता पिछले कुछ दिनों से डिविडेंड अनाउंसमेंट्स के दम पर फोकस में रहा है और अब कंपनी पैसे जुटाना चाहती है। प्रेफरेंशियल इश्यू के द्वारा फंड रेजिंग प्लान्स कंपनी कंसिडर करेगी और 11 फरवरी को ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी। सोनाटा सॉफ्टवेयर नतीजे काफ़ी कमज़ोर, प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव दिखा, 12.5% की गिरावट प्री ओपन में यहां पर दिखी है। एबिट मार्जिन 4.5% पर लुढ़कते हुए नजर आए। सीक्वेंशियल बेसिस पर रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी दबाव दिखा। इसके अलावा नॉर्वे स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हम आज बात करेंगे ट्रेंड की। 8.5% की गिरावट नतीजों के बाद कल दिखी थी। आज ब्रोकरेज हाउसेस की कुछ रिपोर्ट्स आई है। सिटी ने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार, लेकिन टारगेट प्राइस जो पहले 9,350 रुपये प्रति शेयर था,
वो अब घटाकर 7,800 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि कंजम्पशन में जो स्लो डाउन दिखा है उसके चलते नतीजों पर इम्पैक्ट दिखा, लेकिन ऑल इन ऑल कल के 8% की गिरावट के बाद स्टॉक 1.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। शेषा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये नवरत्न की सूची हमारे साथ शेयर करने के लिए। बीएसई लिमिटेड पर तो बात होगी, लेकिन शिवांगी, ट्रेंड जिसका जिक्र अभी शेषा कर रही थी, ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही है, पॉजिटिव आउटलुक है, कह सकते हैं लक्ष्य भी बढ़ाए हैं और प्री ओपन में इस वक्त हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1.5% के मूव्स के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। टेक्निकली क्या कन्विक्शन बन रहा है स्टॉक पर आपका भी? मॉर्निंग मानसी, तो हम देख रहे हैं कि ट्रेंड में लगातार पिछले 2 दिनों से शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिली है और जिस तरह से सेलिंग प्रेशर ग्रेव हो गया था, एक इमीडिएट जो सपोर्ट था 5300 का, 5320 और लेवल्स का, वो टूटते हुए नजर आया था स्टॉक में। तो थोड़े बहुत सेंटिमेंट जरूर बिगड़े हैं। ओवरऑल मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी हमने देखा है कि पिछले 4-5 महीनों से प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है, तो थोड़ी बहुत पुल बैक मूव जरूर आज देखने को मिल रही है। ये पूरा स्पेस जो है वो अब रिकवरी के जोन्स में जा रहा है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉलो अप रिक्वायर्ड है बहुत अग्रेसिवली स्टॉक का एक ट्रेंड चेंज होने में। तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें, जल्दबाजी ना करें इस स्टॉक में बाइंग के लिए, स्टेबलाइज होने दे 5350 के ऊपर, तब हम यहाँ पे बाइंग स्टांस लें। ठीक है, तो कुछ और स्टॉक्स भी हैं, जरा हम थोड़ा समझ लेते हैं उन पे और क्या क्या किया जाए। और मार्केट के साथ साथ ओपनिंग भी अब तैयारी हो रही है उसकी, 25-26 सेकंड बाद मार्केट ओपन करने हो जाएगा। निफ्टी 46 पॉइंट ऊपर है और 23,650 के आसपास, और बैंक निफ्टी 102 पॉइंट ऊपर 50,484 चलेगा। दोनों ही कंडीशन में रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा, इसलिए वेट एंड वॉच करना। 10 बजे तक का मार्केट अलग, 10 बजे के बाद का मार्केट अलग। HDFC 6 रुपये ऊपर खोल रहा है, थोड़ा सिग्नल दे रहा है कि आप पॉजिटिव होकर मार्केट के अंदर उतरें, और ये बाजार के अंदर टिक्स आना शुरू हो गया। 64 पॉइंट ऊपर अभी बैंक निफ्टी आ गया था और के 50 पॉइंट ऊपर है। आज के हाईज क्या बने मैं आपको वो बता देता हूँ। पहला 683 आज का हाई है निफ्टी का, ध्यान रखिएगा 683, 23,683 पार होने पर ही अब तेजी आएगी। बैंक निफ्टी का हाई क्या बना आज का? 50,557, कल भी ऑलमोस्ट यही था। हाँ, तो 50,557 पार होने पर ही बैंक निफ्टी में भी तेजी आएगी। आई रिपीट माई सेल्फ, जब तक अब दोनों के हाईज ब्रेक नहीं होते तब तक मार्केट के अंदर एक छोटा सा कैप रहेगा, अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है। वॉलेटिलिटी अपने आप में जितनी चाहिए उतनी है, 14.3 के आसपास की रिक्वायरमेंट है, 14.3 के आसपास चल रही है, ना ज़्यादा है ना ही कम है, और ये श्रिंक भी नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि पॉलिसी आ गई है और पॉलिसी के बाद विक्स गिर जाएगा, मेरे को नहीं लगता विक्स गिरेगा, क्योंकि 13-14% की तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके नीचे तो वैसे मार्केट डल हो जाएगा। तो इसलिए इतना विक्स तो रहना चाहिए और गिरना भी नहीं चाहिए। आप कुछ बड़े शेयर्स दिखाना शुरू कीजिए, उसके बाद फिर हम आते हैं। इन बिटवीन आप देखेंगे आज का गैप ऑलमोस्ट मार्केट ने ख़त्म कर दिया। ये इसका कोई मतलब नहीं भी था आज का गैप का, क्योंकि आज तो पूरी तरह से मार्केट पे पॉलिसी का इम्पैक्ट ही छाया रहेगा। देखते ही देखते निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अपने अपने लेवल्स को थोड़ा सा कम कर दिया है। देखते हैं अब और क्या होता है, मार्केट के अंदर क्या पोजीशंस और बनती हैं, उस पर फिर हम बाद में थोड़ा ध्यान देंगे। कुछ शेयर्स और हैं, माफ़ कीजिए कुछ शेयर्स कह रहा हूँ, कुछ सेक्टर्स पहले मैं आपको जरा नोटिस कराता हूँ, जहाँ पर मैं आपको कुछ स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। बड़े शेयरों का भी एक बोलबाला जहाँ पर है वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आज सेक्टोरली अगर आप मार्केट में आप देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत दिखेगा। एक तो ये इसके शेयर्स, ऑटो के शेयर्स, इस पे ध्यान रखिए। थोड़े बैंक्स के शेयर शुरुआत में एक्टिव हैं, ये भी नोटिस हो रहे हैं। कुछ FMCG भी एक्टिव है, वो भी नोटिस हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे M&M, हीरो मोटोकॉर्प, इन दोनों ने 1% की करीब बढ़त दिखा दी है। ब्रिटानिया में बढ़त है करीब 1.5% के आसपास की। ठीक, तो कुछ ये शेयर्स हैं जो आज शुरुआत में थोड़ा लीड ले रहे हैं, करीब 1% के आसपास की। वैसे मार्केट पूरी तरह से एक रेंज का है। सबसे ज़्यादा चलने वाले शेयरों में से जो निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं, उसमें से भारतीय एयरटेल है, करीब 2% के आसपास ऊपर है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो में आप देखोगे ना, आमने सामने खड़ी है इस समय 950 और 1050, तो सिर्फ 100 ही शेयरों का फर्क है, बट आमने सामने खड़े हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट से हो चुके हैं, यानी कि आज शुरुआत की बढ़त ऑलमोस्ट गुम हो गई है, क्योंकि अब हम शिफ्ट कर जाएंगे पॉलिसी वाले इम्पैक्ट पे, इसलिए पॉलिसी का ही इम्पैक्ट मार्केट पे आज ज़्यादा नोटिस होगा। ये ग्लोबल का तो होगा भी नहीं, सुबह भी हमने आपके सामने पॉइंट रखा भी था। अब आ जाते हैं जरा
आज के और टॉप गेनर्स के बड़े शेयर कौन कौन से हैं दिखाना जरा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस, L&T और HUL, ये 6 शेयरों का जोड़ा एक साथ फटाफट से दिखाते जाओ। आप इससे ये आइडिया लगाइएगा कि मार्केट के अंदर जो बड़े शेयर हैं उनकी इस समय पोजीशंस क्या है। ज़्यादातर शेयर आपको हल्के हल्के से दबाव में दिख रहे होंगे। L&T थोड़ा बहुत ऊपर है, थोड़ा बहुत HDFC ऊपर है। इसके अलावा जितने भी शेयर्स फायर हुए हैं स्क्रीन पर उसमें आपको थोड़ा लाल निशान दिखेगा। तो मार्केट में थोड़ा सा फाइट चल रही है और मैं बोलूँगा कि आज का दिन काफ़ी डिसाइसिव डे है अगले 5 से 7 दिन तय करने के लिए। या तो आप करी हुई मेहनत का रिवॉर्ड लोगे अच्छे रिटर्न्स के तौर पर, शॉर्ट कवरिंग के तौर पर, या फिर जो भी मेहनत की हुई है वापस ख़राब होने जा रही है अगर पॉलिसी मार्केट के अनुकूल नहीं आती है तो। बस ध्यान रखना, मार्केट के अनुकूल होने चाहिए, आपके अनुकूल ना हो, मार्केट के अनुकूल होनी चाहिए। आपके अनुकूल तो तेज़ी से ही बनेगा और थोड़ा डिले इम्पैक्ट आने के चांसेस मेरे को लग रहा है कि मार्केट पे बनेंगे। ऑप्शंस वाले 10 बजे के बाद उतरना, 10 बजे से पहले कोई भी गलत ट्रेड ना ले लेना, नहीं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। फिलहाल 2% के आसपास अभी इंडिया विक्स आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब आइए जरा कुछ हीट मैप वाले वगैरह शेयर्स फटाफट से दिखाते जाते ही, और मैं आपको वो सब मैं बताता भी जाऊँगा। कुछ मिड कैप के शेयर्स भी आपको वैसे मैं बता देता हूँ, जैसे त्रिवेणी टर्बाइन्स आज बढ़िया है, PVR INX में आज बढ़िया ओपनिंग हुई है। इसके अलावा आज जो कमज़ोरी है वो बीकाजी के शेयर में है, दिखाना जरा बहुत ज़ोर से टूटा है आज तो 11% नीचे है। NCC 10% नीचे, गेल 4% नीचे है और सोनाटा सॉफ्ट के अंदर भी आज ज़ोरदार पिटाई हुई है। ये कुछ हीट मैप आपकी स्क्रीन पर, जहाँ पर आप भारतीय एयरटेल, ब्रिटानिया और हीरो मोटोकॉर्प, जैसे मैंने आपको शुरू कहा, फिर थोड़ा FMCG और थोड़ा बहुत आपको ऑटो स्टॉक्स अपनी स्क्रीन पर दिखेंगे। और आप हरे निशान देख पा रहे हो, उसमें आपको M&M और हीरो मोटोकॉर्प आपको बढ़त के साथ दिखेंगे। बैंकिंग काउंटर्स के अंदर जो बड़े बैंकिंग शेयर्स हैं वो थोड़े ठंडे हैं, जैसे कि एक्सेस, जैसे कि SBI, जैसे कि ICICI, जैसे कि कोटक, इन सब में बिल्कुल फ्लैट रुझान है। 0.5% आसपास आके HDFC बैंक लीडरशिप दिखा रहा है। निफ्टी IT के अंदर आज पूरी तरह से रेंज पे रहेगा और आज IT पूरा डल रहने के चांसेस हैं। आज दिन बैंक निफ्टी का एक्चुअली में अच्छा और बुरा वो बाद में डिसाइड होगा, बट दिन आज बैंक निफ्टी का है। फ्राइडे का सेशन भी है, उम्मीद करते हैं कि थोड़ी बहुत कवरिंग फास्ट भी हो सकती है अगर अच्छे से पॉलिसी आ जाए तो। FMCG पे भी ब्रिटानिया सबसे तेज चलने वाला शेयर में से है। रियल एस्टेट के अंदर सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है, इसके अंदर ज़्यादा एकदम से एग्रेशन, एकदम से शेयर्स बेचना नहीं, बहुत सेलेक्टिव होना, आराम से काम करना, फाइनेंशियल और टेक्निकल्स वालों की राय लेके, और थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना, इसमें बड़ा पैसा बनता है। निफ्टी मेटल के जो शेयर्स हैं वो थोड़े एक्टिव हैं और इस पर आपको ध्यान रखना। ये ऑटो के स्टॉक्स, जैसे मैं कहता था कि शुरुआत में इन पे थोड़ी ज़्यादा बज़ है। अगर आप स्टॉक्स आज ढूंढ रहे हैं ना, तो फिर आप ऑटो स्टॉक्स देखना शुरू करना, आज आपको अच्छे ट्रेड वहाँ से मिल जाएंगे। और ऑटो थोड़ा रेट सेंसिटिव भी है, बैंक्स, ऑटो, इन दोनों में आज स्टॉक्स ज़्यादा ढूंढना, कैटेगरी के अंदर ईजिली मिल जाएंगे और काम भी अच्छे से होगा। अब मेरे दोनों सहयोगी आपके सामने कनेक्ट होके अब बताएंगे कि आज मार्केट की ओपनिंग के ट्रेड कौन से हैं। तो बाजार की शान शुरुआत हुई है। निफ्टी और निफ्टी बैंक में हल्की हल्की सी कमजोरी पर कारोबार हो रहा है और आज जो खेमा सबसे मतलब चौतरफा उसमें तेजी दिख रही है वो है मेटल का। टाटा स्टील हो गया या फिर JSW स्टील, वहां पर मजबूती है। ऑटो वाले शेयर, बैंक वाले शेयर, जो रेट सेंसिटिव जो स्टॉक्स हैं वहां पर थोड़ी थोड़ी सी बाइंग जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ IT और रिलायंस में हम देख रहे हैं कि आज कमजोरी है। SBI के शेयर में भी हम 1% के आसपास कमजोरी देखी है, कल भी हम इसमें कमजोरी देख रहे थे। हालांकि ब्रोकरेजेस के जो रिपोर्ट्स आए हैं ना, वो मतलब कोई निराशाजनक नहीं है, अच्छे ही रिपोर्ट्स थे। नुआमा के और जेफरीज के 950 970 के टारगेट दे रहे थे, बट बावजूद उसके आज हम शेयर में 1% के आसपास की नरमी देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ी सी कमजोर साइड पर है, 750 शेयर हैं मजबूती वाले, उसके मुकाबले करीब करीब 1400 शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो 1:2 का रेशियो है एडवांसेस का और डिक्लाइंस का बाजार में। चलिए, हमारे एक्सपर्ट तैयार हैं आज आपको बेहतरीन कमाई के ट्रेड देने के लिए। शुरुआत कुणाल जी आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है आज के लिए? मेरे ओपनिंग ट्रेड में एक सीमेंट काउंटर है जहां पे अभी फिलहाल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जितनी भी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और आने वाले दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। स्टॉक का नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट, फिलहाल 11,640 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 11,640 के अराउंड। SL की बात करते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हम कल के जो डे लो है उसका हम यहाँ पे SL मेंटेन करके चलेंगे 11,300 का। टारगेट की बात कर लेते हैं
तो सबसे पहला टारगेट जो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है वो 11,900 का है, जो इसका रिसेंट का हाई भी है। और 11,900 जैसे ही ब्रेक होता है ये आपको 12,320 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो अल्ट्राटेक सीमेंट खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 11,300 का स्टॉप लॉस, 11,900 का टारगेट, फिर 12,300 तक भी ये शेयर जा सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट की शुरुआत आज बहुत अच्छी की है, 1.5% के आसपास की मूव्स आपको शुरुआत में अल्ट्राटेक के शेयर में दिखेंगे। शिवांगी, आप बताइए, आपके नजर बाजार में कहां पर गई है और आप क्या खरीदने की सलाह देंगी? भारती एयरटेल हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है और वीक ऑन वीक बेसिस में एक लगातार पिछले 5-6 हफ्तों के कंसोलिडेशन बैंड से निकलते हुए नजर आ रहा है। पिछली बार भी हमने देखा था 1660 सरपास नहीं कर पा रहा था, बट अब ये स्टॉक जो है कंफर्टेबली उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। अगर हम चार्ट वाइज भी देखें, लंबे अवधि में भी हमने देखा है कि कोई भी छोटे डिक्लाइंस में बाइंग कन्वर्ट हुई है इस स्टॉक में। इस स्पेस में इनफैक्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, मोमेंटम अभी बना हुआ है। तो यहाँ पे 1750 तक के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं। वहां के लिए खरीदारी करें 1650 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 1650 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ भारतीय एयरटेल को खरीदने की सलाह है। एयरटेल के नंबर्स भी अच्छे आए थे और टावर को लेकर एक उन्होंने डील भी की है इंडस टावर्स के साथ, अपने कुछ टावर्स वो बेच रहे हैं। ठीक है, 1750 के टारगेट और 1650 रुपए के स्टॉप लॉस, ये भारतीय एयरटेल में आपके लिए रणनीति। रचित, आप बताइए, आपकी नजर बाजार में कहाँ गई है और आप क्या रेकमेंड करेंगे? सर देखिए, क्योंकि हम बिल्कुल बहुत पास आ गए हैं पॉलिसी के और उसका हमने अभी खूब डिस्कशन भी कर लिया है, तो आई वुड रिफ्रेन माई सेल्फ कि अभी मैं कोई कॉल दूं। बट हाँ, आई विल बैक शिवांगी जी जो बोल रही हैं वही हमारी ओपनिंग ट्रेड भी थी और उसके जो टारगेट्स थे भारतीय एयरटेल, आई एम सॉरी, भारतीय एयरटेल के जो हमारे टारगेट्स थे वो हिट भी हो चुके हैं। और यहां से अभी आप देखें, अगर हम आज की ही बात करें तो अराउंड 17, 16, 17, 20 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो करंट जो हमारी कॉल थी उसी के साथ हम स्टिक अराउंड करेंगे। अभी कुछ और कॉल देना सही समझ में नहीं आ रहा है। है मतलब ट्रेड अगर ना मिल रहा हो तो ना लें, ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है। और वैसे भी 35 मिनट में तो पॉलिसी आई जाएगी आरबीआई गवर्नर की, काफ़ी रूपरेखा साफ भी हो जाएगी कि उनका टिल्ट किधर है, रेट कट को लेकर क्या डिसीजन होता है और आपका फोकस अब किधर होना चाहिए, कंजम्पशन पे होना चाहिए या फिर अगेन जो कैपेक्स रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर होना चाहिए। एक शेयर इसके बारे में व्यू चाहेंगे आपसे शिवांगी जी, और वो है एनसीसी का। 10% गिर के ये शेयर खुला है, अभी शायद सर्किट पर होगा, निश्चित तौर पर थोड़ी देर में सर्किट खुल भी जाएगा इसका। रेवेन्यू में हल्की सी बढ़त, लेकिन मुनाफे के फ्रंट पर और मार्जिन के फ्रंट पर कमजोर प्रदर्शन। मुनाफा करीब 12% गिरा है और मार्जिन की बात करें तो 950 गिर के 8.25% की मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट की है। 2-3 सत्र की तेजी थी एनसीसी ने, जो कि एक झटके में उन्होंने गवाई है। एनसीसी कैसा लग रहा है आपको चार्ट पर और सपोर्ट लेवल्स आप क्या देख रही हैं? जी बिल्कुल, एनसीसी की बात करें यहाँ पे तो एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद हम देख रहे हैं कि गिरावट जो है वो कंटिन्यू हो रही है। इनफैक्ट लगातार हमने देखा है कि पिछले 6 महीनों से कंसिस्टेंटली लोअर बॉटम्स बने हैं स्टॉक में। पिछला एक जो सपोर्ट था 230 का वो भी स्टॉक ने सरपास किया है, जो कि एक अहम लेवल था, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के भी पास था। लास्ट टाइम हमने एक पुल बैक मूव जरूर देखा था, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे थोड़ी और वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मेरी राय रहेगी कि हम जल्दबाजी ना करें। 200 तक के जो लेवल्स है वो निचले स्तर पे देखने को मिल सकते हैं। तक के लेवल्स एनसीसी में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कैस्ट्रॉल ने कल 200 रुपए का लेवल पार किया था और अच्छी तेजी हमने लोअर लेवल से कैस्ट्रॉल के शेयर में देखी है। 206 रुपए के आसपास का भाव है। तेजी की पोजीशन कुणाल जी होल्ड करें जिनके पास कैस्ट्रॉल है? डेफिनेटली तेजी की पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है। काउंटर ने 50 MA के ऊपर की मोमेंटम कल के दिन में स्टार्ट कर दी है। आज नो डाउट ऊपरी लेवल से थोड़ा सा करेक्शन है 1.5% का, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से अच्छी खासी रैली आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। ऊपरी लेवल की बात करें 225 जैसे ही क्रॉस करता है आपको 260 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। और मैं कहूंगा कि ये स्टॉक को आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है, तो आपको दोनों बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है, कैपिटल गेन का भी और डिविडेंड का भी। तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, रखना ही चाहिए। कैस्ट्रॉल को लेकर ये व्यू। पावर ग्रिड के नतीजे हमने कमजोर देखे थे और उसके बाद हम देख रहे हैं कि शेयर धीरे धीरे करके नीचे स्लिप कर रहा है। आज भी ये निफ्टी का टॉप लूजर है।
करीब करीब 3-3.5% के आसपास की गिरावट हम पावर ग्रिड के शेयर में देख रहे हैं। शिवांगी, पावर ग्रिड 270 रुपए के आसपास का भाव हो गया, सपोर्ट्स के आसपास है या फिर आपको लगता है कि अभी और गिरेगा? जी, पावर ग्रिड में हमने देखा है कि एक मंथली बेसिस पे ब्रेकडाउन देखने को मिला है और एक काफी हमने देखा है कि एक अच्छे खासे अप मूव के बाद एक जो रिट्रेसमेंट लेवल था वो भी स्टॉक ने तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर जो है वो बनी हुई रहेगी, कंसोलिडेशन मोड में है। ज्यादा हम ग्रेव वीकनेस यहाँ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन लेवल्स के बाद, बट ऑफ कोर्स रिकवरी में काफी टाइम लगेगी, कंसोलिडेशन मोड में रहेगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 265 के आसपास जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं ये स्टॉक को इस बार। हाल वॉच लिस्ट में रखें। पावर ग्रिड के स्टॉक पर कोई राय इस वक्त नहीं बन रही है, अवॉइड कैटेगरी में पावर ग्रिड। लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट इस वक्त कमजोरी नहीं कहेंगे लेकिन वॉलेटाइल जरूर हैं। एनएसई बीएसई दोनों पर ही एडवांस डिक्लाइन रेशियोज अगर आप देखेंगे, डिक्लाइंस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नजर होनी चाहिए। 2% तक की मजबूती इंडिया विक्स में इज स्टिल अ कंसर्न। और ऑफकोर्स क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले इस तरह की वॉलेटिलिटी जो है लाजमी है, रैशनल है। लेकिन इस वॉलेटिलिटी में भी रचित, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस भारती एयरटेल पर, आप अपने टारगेट हिट की बात कर रहे थे एंड आई हियर यू व्हेन यू से कि इस वक्त कोई कॉल, कोई पोजीशन अगर नहीं बन रही है तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आपका स्टांस जरूर कुछ स्पेसेस पर जानना चाहेंगे। देखिए, क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले सवाल कई सारे खड़े होंगे। महा कवरेज क्रेडिट पॉलिसी का 18 आवर स्वदेश पर आपके लिए हम लेकर जरूर आएंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई बड़े पॉजिटिव सरप्राइज अपार्ट फ्रॉम ब्याज दरों में कटौती नजर आ सकते हैं, इन्फ्लेशन की कंसर्न्स को समेटने के लिए क्या कुछ फोकस किया जाएगा, और साथ ही बैंकिंग एट प्रेजेंट अगर देखें काफ़ी हद तक वॉलेटाइल मार्केट है, लेकिन बावजूद इसके वैल्यूएशन कंफर्ट है। बैंकिंग के लिए क्रेडिट ग्रोथ भी स्ट्रांग नजर आ रही है। पॉलिसी इंपैक्ट बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर कैसा पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल। और कह सकते हैं कि एक तरह से जवाब भी हमें पता है, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट और साथ ही क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। लार्जर बैंक्स, छोटे मझौले बैंक्स, राय क्या होगी? देखिए, आप जो पॉइंट्स आपने कवर किए हैं बिल्कुल सटीक है। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर रेट कट आती है तो एक और प्रॉब्लम आप देखेंगे जो क्रीप इन होगी, जो विवेक जी ने कहा था कि डॉलर की प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी, उसके साथ साथ अगर हमारा लोन का इंटरेस्ट रेट कम होगा तो डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट भी कम होगा एंड इवेंचुअली चाहे 25 बेसिस पॉइंट से ही सही, मगर डिपॉजिट की रेट कम होने से कहीं ना कहीं बैंक्स जो ऑलरेडी थोड़ा सा लिक्विडिटी की क्राइसिस झेल रहे हैं, उनको डिपॉजिट्स वापस उठाने में मार्केट से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो ये बहुत ही टाइट रोप है जिसपे आज गवर्नर को चल के जाना है, क्योंकि आप देखिए 5 साल हो गए हैं, अभी तक हमने एक रेट कट नहीं देखा है। इफ आई एम करेक्ट, मई 2020 के बाद अभी तक कोई रेट कट नहीं आया है। और जिस तरीके की इंडस्ट्री की हालत है, उस हालत को देखते हुए ये लग रहा है कि अब रेट कट जरूरी है। गवर्नमेंट ने भी आप देखें बजट में एक इंडिकेशन दे दिया कि लिक्विडिटी इंक्रीज करें थोड़ा ग्रोथ में डिप्लॉय करने के लिए, बट दूसरे साइड जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें प्रॉब्लम रहेगी। ये तो हो गई एक फंडामेंटल बात। अब हम बात करें कि होने क्या वाला है अगर रेट कट आती है और बैंक्स में बिजनेस इंप्रूव होता है। जैसा कि आप भी बता रहे थे कि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, अच्छे करेक्ट कर गए हैं। मैं समझता हूं कि पीएसयू बैंक्स वो अंडरडॉग हो सकते हैं जिनमें आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो अगर रेट कट आती है और कुछ एक पॉजिटिव बूस्टर्स आते हैं तो पीएसयू बैंक्स जैसे आपके पीएनबी, स्टेट बैंक ये हो गए, और एक्सिस बैंक भी देखे जा सकता है, कोटक बैंक भी देखा जा सकता है। ये कुछ एक बैंक्स होंगे जिनमें आप नजर बना के रखें। वैल्यूएशन टर्म्स में और इनके जिस तरीके के सॉलिड बिजनेसेस हैं बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी यहां से रिवर्सल करती है तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जिनमें आपको अच्छा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। रचित, इस बीच अल्ट्राटेक सीमेंट पर कुणाल आप अपना एक नजरिया बता रहे थे, जेके लक्ष्मी सीमेंट पर भी आपका एक टेक जानना चाहेंगे। कल ही नतीजे भी आए और एक्विजिशन की कुछ खबरें भी हैं जिसके चलते स्टॉक आज फोकस में है। जेके लक्ष्मी सीमेंट करीब 1.5% की मजबूती 850-851 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। Kunal, JK Lakshmi, please unmute yourself. Yes.
वेल जेके लक्ष्मी की बात करें, फिलहाल स्टॉक एक अच्छे खासे मोमेंटम में है। यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक में तकरीबन तकरीबन 875 और 875 जैसे ही ब्रेक होता है, आपको 910 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओवरऑल सीमेंट पैक में देखने जाए तो जेके लक्ष्मी सीमेंट है, जेके सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, सब में एक अच्छी खासी रिदम है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ये पैक पे भी यहाँ पे नजर रख के नजर बनाए रखने की जरूरत है। अच्छी खासी रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लोअर लेवल पे टाइमिंग के लिए जो सपोर्ट आ रहा है, जो एसएल आ रहा है, वो हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे 830 का। का सपोर्ट है, इसे मेंटेन करके चलना है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल अगर देखें, मेटल, ऑटो, मिड सेलेक्ट प्लेयर्स, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड हम देख रहे हैं रियल एस्टेट, आईटी, एफएमसीजी, एनर्जी, ये कुछ तमाम पॉकेट्स हैं जहां पर बिकवाली का दबाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। वॉलेटाइल मार्केट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है? भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील, और कमजोरी आईटीसी, टीसीएस, इन्फोसिस, एसबीआई, रिलायंस जैसे काउंटर्स पर हाथ लगी है। इंडस टावर्स के चार्ट्स को पुल अप करेंगे एंड शिवांगी आपसे राय जानना चाहेंगे क्योंकि इंडस टावर टेलीकॉम साइट से एयरटेल और भारतीय हेक्साकॉम के खरीदने वाला है। एक्विजिशन की खबर आई और इस एक्विजिशन असेट्स की अगर बात करें 3,308 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर बताया गया है। ये खबर न्यूज़ फ्लो है। न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट इस वक्त इंडस टावर के चार्ट्स पर दिख रहा है। ऑलमोस्ट 3% के गेंस दिखाने के बाद इस वक्त गेंस जो है इंटैक्ट है। 365 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। टावर में एक डेली बेसिस पे हमने देखा है कि अच्छी बॉटम फॉर्मेशन हुई है एंड स्टॉक जो है फिलहाल आज के सेशन में एक अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। कल के सेशन में हाई से थोड़ा ऑफ बीट हुआ था स्टॉक, बट आज एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिख रही है। ऑफ कोर्स भारतीय एयरटेल स्पेस में स्ट्रॉन्गर काउंटर है, बट इसमें भी मोमेंटम और टेलविंड मिलते हुए दिखेगा। और नेक्स्ट जो है 380 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा बहुत एक रेजिस्टेंस है 370 पे। वो क्रॉस होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है रैली देखेंगे। तो ये स्पेस काफी पॉजिटिव है, तो हम बिल्कुल डाइवर्सिफाई करके इसको निवेश कर सकते हैं। अभी अभी आपने विजुअल्स देखे नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा आरबीआई हेडक्वार्टर्स में एंटर करते हुए, और ये उनकी पहली क्रेडिट पॉलिसी होने जा रही है और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस वक्त जो कि क्रेडिट पॉलिसी को लेकर हैं, क्रेडिट पॉलिसी के सराउंडिंग है। क्योंकि देखिए इसी हफ्ते या कह सकते हैं कि शनिवार के ही सेशन में बड़ा इवेंट बिजनेस न्यूज़ इकोनॉमी ग्रोथ के लिए जो कि बजट वो पैन आउट होता हुआ दिख चुका है। कल दिल्ली इलेक्शन का आउटकम आने वाला है, उससे ठीक पहले आज के सत्र में क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट, 3 दिवसीय बैठक आज खत्म होगी और पॉलिसी अनाउंसमेंट और सबसे बड़ी बात 5 साल बाद ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिस पर और आरबीआई गवर्नर का स्टांस पहली बार जब वो क्रेडिट पॉलिसी घोषित करने जा रहे हैं क्या रहेगा, इस पर रहेगा। 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट एंटिसिपेटेड है और क्रेडिट पॉलिसी बस चंद मिनट दूर है। आरबीआई गवर्नर जो हैं वो आरबीआई हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं और ग्रोथ और साथ ही इकोनॉमी की रफ्तार, इन्फ्लेशन की तर्ज पर क्या कुछ निकल कर आता है, ये सारे के सारे फोकस एरियाज होंगे। चलिए निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में कुछ तमाम स्टॉक्स को देख लेते हैं जहां पर खरीदारी इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। कुछ तमाम पॉकेट्स हैं, कंजम्पशन अब भी हम देख रहे हैं हल्के फुल्के मोमेंटम के साथ ही ट्रेड करता हुआ, लेकिन जोमेटो के स्टॉक प्राइस को देखना चाहिए, 1.25% की तेजी है। आरईसी पीएफसी कल नतीजे आए थे, उसके ठीक बाद इन स्टॉक्स में भी वैसे तो आए दिन हम देखते हैं एक्शन नजर आता ही है। कुणाल, जोमेटो पर कोई राय होगी? 1.25% 231 के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ अच्छी खासी मजबूती का मोमेंटम पकड़ा है इसने। वेल डेफिनेटली जोमेटो में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। 231 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज के दिन में 1% ऊपर की मोमेंटम है एंड मुझे लग रहा है कि स्टॉक में पोजीशन बना के चलना भी चाहिए। प्रेजेंट लेवल पे पोजीशन बना के चल सकते हैं। लोअर लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे 225 का है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 50 एमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है ऑन हाली चार्ट। तो लग रहा है कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो चुका है। सो 225 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 231 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो इंट्राडे के लिए पहला टारगेट 236 का होगा, जो इसका रिसेंट का हाई है, और 236 जैसे ही ब्रेक होगा ये आपको 243 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी।
देखते देखते देखिए बैंक निफ्टी तो आ गया है 60 पॉइंट ऊपर, जो हमको एक्सपेक्टेड भी था कि ओपनिंग के बाद एक डिप मारेगा, वापस थोड़ा सा ठीक कर लेगा अपने आप को, एग्जैक्टली वैसे ही कर रहा है। निफ्टी तो आज पूरी तरह से साइडवेज रहेगा अभी तक तो शुरुआत में तो, और वो करीब 3% है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, इवेंट है इसलिए आपको पता ही है। दूसरा, विक्स ने अब बढ़ना कम कर दिया है, इसका मतलब ये है कि शायद अब विक्स अगर नहीं बढ़ता तो फिर आपके काम आ सकता है ये घटा हुआ विक्स या फिर रुका हुआ विक्स। दूसरा पॉइंट, HDFC के पास बढ़त आज अच्छी है, HDFC वेटेज रखने वाला शेयर है। दिखाना जरा स्क्रीन पर ICICI एक्सेस कोटक, जल्दी जल्दी फायर करना। हाँ, ICICI एक्सेस कोटक ये भी जल्दी जल्दी दिखा देना। 3-4 शेयर और हैं जो बड़े शेयर हैं, इनका भी आर्ट चार्ट चेक करके रखना अगर आप बैंक निफ्टी के ट्रेडर हैं तब भी, और नहीं है तब भी, ठीक है। तो इन सब के अंदर कोर स्ट्रेंथ आनी चाहिए। एक और चीज़ जो मैं इस समय थोड़ा नोटिस कर रहा हूँ वो है थोड़ा एडवांस डिक्लाइन की रेशो। तो एडवांस डिक्लाइन की एक बार ज़रा रेशो दिखाना। करीब 50 से ज़्यादा शेयर अभी भी लॉन्ग में है और कवरिंग भी है, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि एक तरफा झुका हुआ मार्केट है। आप देखो कल जैसा ही फाइंड आउट चल रहा है, 67 वर्सेस 59, तो कांटे की टक्कर है इंडेक्स मैनेजमेंट के तौर पर। वो 10 बजे तक ऐसी ही रहेगी, उसके बाद अगर कुछ हो जाए, नहीं तो मेरे को लगता नहीं कि जल्दी चेंज होगा। हाँ, वैसे कोर स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर, वो आपको NSE और BSE का डाटा अपने आप में बता रहा है, उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स भी इंक्लूड माने जाएंगे। अब जरा बड़े शेयरों का जहाँ पे आज बाइंग हो रही है, जरा मैं वो भी आपको बता देता हूँ, उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि पोजीशंस कहाँ पे बन रही हैं। देखो, आज पहले 5 शेयर में से कोई भी एक ऐसा शेयर नहीं है जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव हो। सबसे ज़्यादा चलने वाला भारती एयरटेल है, इंडस टावर है, जिंदल स्टील है, सेल है, आइडिया है। इसमें से कोई भी शेयर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव नहीं है, जो मैंने आपको 5 शेयर अभी फ्यूचर्स के हिसाब से बताए जहाँ पर पोजीशंस बन रही हैं, ठीक है। और मैं ज़रा शॉर्ट वाले शेयर्स भी आपको चेक करवा देता हूँ, वहाँ पर भी आप ज़रा देखेंगे NCC बैक टू बैक टूट रहा है, काफ़ी दिन से टूट रहा है। एक काम करते हैं, इसी ज़रा इसका चार्ट चेक करवाते हैं। शिवांगी, एक बार ज़रा आप NCC चेक करोगे, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में है। आज भी देखो 11%, अब तो F&O का पार्ट है वैसे बाय द वे, और कल भी टूटा है। दिखाना इसका ज़रा 3-4 दिन का चार्ट दिखा रहा है NCC का। शिवांगी, काफ़ी तेज़ी से इसमें वीकनेस आई है, क्या करें अभी? और जी बिल्कुल, एनसीसी की हमने कुछ देर पहले ही ज़िक्र किया, और यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के बाद हम देख रहे हैं कि गिरावट जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी पिछले 6 महीनों से लोअर बॉटम्स बनते हुए दिखे हैं स्टॉक में, और इसका एक जो की लेवल है सपोर्ट लेवल्स वो तोड़ा है स्टॉक में। तो थोड़ी और वीकनेस यहाँ पे बनते हुए दिखेगी। 200 तक के स्तर जो है निचले लेवल्स पे बनते हुए दिखेंगे। प्रेशर बरकरार रहेगा, साइंस ऑफ रिकवरी नहीं है स्टॉक में। कोई साइन ऑफ रिकवरी नहीं है, इसलिए कोई जल्दी जल्दी एवरेज मत करना आप इसको उतरने की। ये मत सोचना कि NCC ने तो पहले बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। जो बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं कि बार उनमें पंपिंग और डंपिंग वाला कंसेप्ट भी क्रिएट हो जाता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप फॉलिंग नाइफ वाले शेयर्स को पकड़ो और थोड़ा कमज़ोर हो जाओ, इसलिए नोटिस करवा रहा था। और साथ ही मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ अपने प्रोड्यूसर साहब से, अगर हफ्ते भर का चार्ट वगैरह भी दिखा पाएँ तो। यस, इसी तरह से स्क्रीन पे ये 3 महीने में करीब 31% टूटा हुआ शेयर है, 1 मंथ में करीब 22% टूटा हुआ शेयर है। नीचे थोड़ा फॉन्ट छोटा है, बट आप उसको रीड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और 7 डेज़ में करीब 16% टूटा हुआ शेयर है ये, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे से करेक्टेड शेयर है, तो अभी जल्दबाजी ना करना, इसलिए मैंने इस शेयर के बारे में पूछ लिया। वैसे मेरे को ज़रा इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। आते हैं ज़रा और मार्केट पे वापस से। 69 पॉइंट्स बढ़कर अभी बैंक निफ्टी काम कर रहा है। एक छोटा सा मैं पॉइंट और रखना चाहता हूँ आपके सामने। पॉलिसी में मिस्टर गवर्नर पढ़ रहे होंगे ना, शायद हो सकता है एक सडन स्पाइक आ भी जाए मार्केट के अंदर मोमेंटो का, और तो मैं थोड़ा सावधान रहना, बस इतना ही पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ। 9:41 हो चुके हैं, 100 का आंकड़ा बैंक निफ्टी ने पार कर लिया तेज़ी का। देखते हैं अभी और क्या होता है। वैसे सब कुछ ठीक ही लग रहा है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं कुछ और शेयर्स पे जहाँ पर आज लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। 1 मिनट, हाँ जस्ट, यस। कुणाल परार, मैंने आपसे सुबह ना ट्रेंड के बारे में पता किया था कि काफ़ी तेज़ी से टूट रहा है, इसका बॉटम ढूंढ रहे, तो आपने इसकी भी रिकमेंडेशन भी दी थी। अभी आज हरे निशान में दिख रहा है 1 से 1.5%। वापस से रिकॉल आप लेना चाहोगे इस पर कुछ ट्रेंड? मेरे को लगता है अच्छा शेयर अगर कमज़ोरी में मिल रहा है किसी वजह से तो ले लेना चाहिए। हैं कुणाल परार, आप बता पाएंगे? ठीक है, कुणाल से बात नहीं होगी। रचित दिख रहे हैं मेरे को स्क्रीन पर। रचित, आप बताएंगे ट्रेंड? मैंने कुणाल से सुबह पता किया था,
अब जरा आप बताइए, काफ़ी तेज़ी से टूटा हुआ शेयर है, आज पुल बैक दिखा रहा है। सर जिस तरीके से इसने करेक्शन दिखाया था वो कहीं ना कहीं एक आप देखें कई बार मार्केट ओवर रिएक्ट कर जाता है, न्यूज इतनी बड़ी होती नहीं है और स्टॉक में बहुत ज्यादा बीटिंग हो जाती है और ट्रेंड इज अ क्लियर केस ऑफ इट। मेरे हिसाब से जो आप बात बोल रहे हैं, अच्छा शेयर अच्छी वैल्यूएशन पे मिलता है, बिल्कुल इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर आप इसकी पोजीशन बनाने में आपको डर भी लग रहा है और आप बोलें कि एक स्टॉप लॉस हमें लेके चलना चाहिए, तो क्लोजिंग बेसिस का जो स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है 5160 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। आप यहाँ पे इसमें पोजीशन बनाएं और टारगेट्स जो हैं वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ये यहाँ से जिस तरीके से बाउंस कर रहा है 60 to 100 का नियर टर्म में आपको आराम से टारगेट देखने को मिल सकता है। अच्छा स्टॉक, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, बिल्कुल बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। रचित भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक ऑप्शंस का ट्रेड भी हम आपके सामने रखते हैं और हमारे साथ नीलेश जैन जुड़ रहे हैं ऑप्शंस के ट्रेड के लिए। नीलेश भाई नमस्ते, जरा बताइए आपने कौन सा ऑप्शंस ढूंढा है? नमस्ते डिम्पी जी। देखिए खरीदारी पर फोकस है। मेटल स्पेस में लगातार आज दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो मेटल पे फोकस करने की सलाह होगी। स्पेसिफिकली जेएसडब्ल्यू स्टील काफी बेहतरीन ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे एक मोमेंटम के चलते ऊपरी सर पर 985 से 1000 रुपीज तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। इस पुल बैक को प्ले करने के लिए 970 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके चल सकते हैं, जो 21 रुपए के आसपास चल रहा है। 15.5 का स्टॉप लॉस रखना होगा। पहला टारगेट 26 एंड दूसरा टारगेट 34 का होगा। इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो इसका लॉट साइज 675 का है, इसीलिए रिस्क पर लॉट अप्रोक्सीमेटली 4050 के आसपास का है एंड अप्रोक्स रिवॉर्ड पर लॉट यहाँ पे 8800 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल जेएसडब्ल्यू स्टील में लॉन्ग कॉल लेने की सलाह होगी। ठीक है नीलेश भाई, बहुत बढ़िया, आपने स्टील वाला काउंटर्स आज नोटिस कराया। आज अगर आप देखें तो स्टील वाले काउंटर्स में काफ़ी दम है, सेल भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेएसडब्ल्यू स्टील चल रहा है, सेल भी चल रहा है। और टाटा स्टील ने कल भी अच्छा बेस बना दिया था। तो ऑप्शंस का पहला काम होता है ट्रेंडिंग चीज़ पकड़ना, वो आपने पकड़ ली। अच्छी स्ट्राइक पकड़ना, वो भी पकड़ ली। रेट अच्छे मिलना, वो भी मिल गया। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, आप चाहे तो इसको नोटिस कर सकते हैं। 8800 का प्रॉफिट आ सकता है और 4500 तक का लॉस हो सकता है। तो ये आपकी स्क्रीन पर नीलेश जैन की एक रिकमेंडेशन है ऑप्शंस की। नीलेश भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शिवांगी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से आपने हमको फिर से गाइड किया और बताया कि इस समय मार्केट्स के अंदर जस्ट पॉलिसी से पहले कौन कौन से ट्रेड लेने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।